उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और हरियाणा जीके में हम लोगों ने दो टॉपिक आधे या कह लीजिए 2/3 लगभग पढ़ लिए थे। एक जल संसाधन वाला और एक वन और वन्य जीव जो हमारे यहाँ अभ्यारण्य है, दोनों का बहुत थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा रह गया था। आज उन दोनों को पूरा करते हैं, फिर अगर टाइम मिला तो अभी, नहीं तो शाम की क्लास में फिर आपको करा दूंगी हरियाणा की भौगोलिक संरचना जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जल संसाधन याद होगा, नदियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था। और नदियों के इस टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, ये सब कुछ मैंने आपको बताया था। लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था टोन्स और रेणुका किशाऊ बांध बताए थे आपको। टोन्स नदी और गिरी नदी कैसे कैसे यमुना की सहायक हैं, उन पे बांध बनाए जा रहे हैं। और टोन्स नदी पर बनने वाला बांध तो शायद टिहरी के बाद इंडिया का सबसे बड़ा बांध होगा। टिहरी जो कि भागीरथी नदी पर है, जो आगे जाके गंगा बन जाती है। अच्छा ठीक है। अ, तो ये जो हम लोग टॉपिक कवर कर चुके हैं वो आपने अब तक पढ़ ही लिया होगा, अपने आप भी तैयार करना पड़ेगा, सिर्फ मेरे पढ़ाने से बात नहीं बनेगी। हमने देखा था कैसे यमुना नदी है, कैसे घग्गर है, फिर कैसे टांगरी रिवर अपने यहाँ से स्टार्ट होती है, मारकंडा एक ऋषि जिनके नाम पर है, वो कैसे नाहन, धरतीधर पहाड़ी, ये सब हमने पढ़ा हुआ है ना, ये सब चीजें। तो वो पूरी उत्तर हरियाणा की, पूर्वी हरियाणा की नदियां, फिर हमने दक्षिण हरियाणा में पढ़ा था साहिबी नदी थी सबसे इंपॉर्टेंट, जो अपने कोट कासिम राजस्थान से एंटर करती है हरियाणा के रेवाड़ी के झाबुआ इलाके से, जहां मोर और चिंकारा का प्रजनन केंद्र, ब्रीडिंग सेंटर भी है। फिर कैसे वो जाके अपना रेवाड़ी, फिर झज्जर, ये गुड़गांव झज्जर क्रॉस करते हुए जाके नजफगढ़ झील में गिरती है, फिर फाइनली जाके वो यमुना में गिर जाती है। नदियों का पूरा ढांचा तुम्हें पता है, और पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए तो नदियों से ना छूटे, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नदियों का टॉपिक हर साल हर पेपर में उठता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। अपवाह तंत्र मैंने आपको पूरा डिटेल से समझा दिया था, नदियों के बारे में हमने सब कुछ जान लिया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इसको आप पढ़ते भी चले। जैसे नदियां देख तो ली हमने, लेकिन उनके बारे में जानना, ये राक्षी नदी देखो, दक्षिण की नदियां सब पढ़ा दिया था। इसके बाद हमारा झीलों का टॉपिक था जो शुरू करना था। नहरें, ये भी पढ़ा दिया था। ये देखो, ये झीलें पढ़नी थी हमें। ये लास्ट क्लास में मैंने आपको येलो वाला ये पढ़ाया था, और फिर पूछा था उनसे कि विजिबल है कि नहीं है। तब मैंने लास्ट आपको ये सारे बांध बताए थे कि घग्गर नदी पर 4 कम ऊंचाई के बांध, छामला, दंगराना, दीवान वाला, और एक का नाम क्या था, कौशल्या। फिर रेवाड़ी में साहिबी नदी पर बाढ़ आई थी ना 1977 में, याद करो, बताया था कि कैसे वहां मसानी गांव में बांध बना 1989 में, फिर कभी बाढ़ नहीं आई। यमुनानगर में सोम्ब छोटी सी नदी है, यमुना की ही सहायक है। पथराला बैराज है, सिरसा घग्गर ओट्टू बैराज। और इंपॉर्टेंट था ये क्योंकि इसके बाद आपकी घग्गर नदी निकल जाती है राजस्थान की तरफ। यमुनानगर में यमुना पर ताजे वाला हथनी कुंड, इसकी पूरी हिस्ट्री मैंने आपको समझाई थी कि कैसे पहले बना था वो। सबसे पहले कहते हैं पृथ्वीराज चौहान ने शायद वो कच्ची नहर खुदवाई थी, फिर फिरोज शाह तुगलक ने उसमें काम करवाया, फिर GR ब्लेन करके एक आदमी था, बंगाल इंजीनियरिंग वर्क्स वाला, ये सब आपको बताया हुआ है। तो वो सारी चीजें थी, ये लास्ट क्लास में हुआ था इस टॉपिक का ये वाला। और लास्ट चलते चलते मैंने आपको देखो ये वाला पढ़ाया था पॉइंट, रेणुका और किशाऊ, इसके ऊपर मैंने क्लास खत्म की थी। तब बताया था कि बहुत बड़े बांध बन रहे हैं यमुना नदी पर, और ये फिर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के एरिया में ही यमुना के पानी को यूटिलाइज करेंगे, और वहां से फिर ये आगे बढ़ेगा, इससे हरियाणा को, दिल्ली तक को फायदा मिलेगा। ठीक है, ये आज का टॉपिक है हरियाणा की झीलें। उस दिन वहां तक लास्ट क्लास में आप देखना, रेणुका किशाऊ बांध के ऊपर हमने क्लास खत्म की थी। हरियाणा की झीलें, हरियाणा में कोई बहुत भारी भरकम झीलें नहीं है, लेकिन फिर भी हरियाणा की सबसे बड़ी झील अगर एग्जाम में आ जाए तो दमदमा झील आपके हरियाणा की सबसे बड़ी झील है, 3000 एकड़ में फैली है। आपकी कुछ इंपॉर्टेंट झीलों की अगर बात करूं, वैसे 20-22 झीलें पढ़ के जानी पड़ती हैं जो मेन है, लेकिन कुछ खास की अगर मैं बात करूं तो दमदमा अपने एरिया के कारण जानी जाती है। फरीदाबाद में है आपकी सूरजकुंड झील है, जो कि कहते हैं कि सूरजपाल तोमर, तोमर वंश, तोमर डायनेस्टी, जिसने दिल्ली बसाई थी ढिल्लीका के नाम से 8वीं शताब्दी में, उन लोगों ने बनवाई थी। ऐसे ही आपकी फरीदाबाद में एक बड़खल झील है जो प्राकृतिक है, और वो अरावली की पहाड़ियों के बीच में बसी हुई झील है, 206 एकड़ में फैली। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां आपके सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं झील पे घूमने के लिए। जैसे आपकी दमदमा पे भी आते हैं, लेकिन उतने नहीं, वो 3000 एकड़ में है, जबकि 206 एकड़ में फैली बड़कल झील पर आपके टूरिस्ट कंपैरेटिवली बाकी झीलों से ज्यादा आते हैं। एक आपकी चंडीगढ़ के पास पड़ती है, पंचकुला में, जिसको आप पढ़ लेते हैं सुखना झील। ये मैनमेड है, इंसान के द्वारा बनाई गई है, प्राकृतिक नहीं है। शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में है, तो वहां से आने वाली बारिश का पानी इकट्ठा होता है।
और सुखना लेक जो है वो भी टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है। तो कुछ झीलें हैं जो हमें पढ़नी पड़ेगी, जैसे कर्ण झील है, तिलियार झील है, या उजीना झील है, संघेल, कई इस तरह की झीलें हैं जो कई बार एग्जाम में देखी जाती हैं, ब्लू बर्ड है। तो ये पढ़नी पड़ेंगी, पढ़ेंगे तभी इनके बारे में जान पाएंगे। ठीक है। झीलें, हरियाणा की झीलें अपने सौंदर्य के कारण प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों के रूप में प्रसिद्ध हैं। इसकी झीलों के प्रकार बता दिए मेन। पहली ब्रह्म सरोवर, ये ऐतिहासिक झील है, और जब हमने पर्यटन केंद्र पढ़े थे ना, तो याद करो ब्रह्म सरोवर को डिटेल से बताया था। ऐसी मान्यता है कि यहीं से भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की शुरुआत की, इसी सरोवर की मिट्टी से। और यहाँ भगवान विष्णु और शिव जी और ब्रह्मा तीनों का निवास स्थान भी है। और ऐसा भी माना जाता है कि इसकी ऐतिहासिकता बहुत पुरानी है, और इसलिए शायद इसका जिक्र एक मुस्लिम आने वाले आदमी ने अपनी किताब में, अल बरूनी ने भी अपनी किताब में किया। जैसे किसी जगह की इंपॉर्टेंस होगी तभी किताब में उसको मेंशन किया जाएगा, वरना क्यों लिखते वो। तो इसकी इंपॉर्टेंस इतिहास में है। ब्रह्म सरोवर थानेसर में पड़ती है, कुरुक्षेत्र में। इसे हिंदू धर्म का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि ब्रह्मा की पूजा तो हिंदू धर्म वाले करते हैं। अल बरूनी जो कि विदेशी है, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, और जब ये मध्यकाल की स्टार्टिंग थी इंडिया की तरफ, तब ये आए थे। अल बरूनी ने किताब लिखी, किताब उल हिंद, किताब उल हिंद, तो हिंदुस्तान के ऊपर। इसमें ब्रह्म सरोवर का वर्णन किया। तो आप सोचो कितनी इंपॉर्टेंट बुक होगी कि एक विदेशी राइटर मध्यकाल की शुरुआत में, यानी इस्लाम धर्म का जब आपके यहाँ धीरे धीरे प्रचलन हो रहा था, उस टाइम पर एक विदेशी आता और आपकी हिंदू धर्म की इंपॉर्टेंट झील का जिक्र वो अपनी किताब में करता है, किताब उल हिंद में। नाम है अल बरूनी। तो इसका मतलब इस झील की इंपॉर्टेंस होगी इतिहास में भी। सुल्तानपुर झील जो फर्रुख नगर खंड में स्थित है, जिसके नाम पे आज आप कहते हैं सुल्तानपुर, जो पहले पक्षी विहार था सलीम अली के नाम पर, आज सुल्तानपुर एक नेशनल पार्क है। और हरियाणा में सिर्फ दो ही नेशनल पार्क हैं, एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क और एक आपका कलेसर नेशनल पार्क। कलेसर में बहुत घने जंगल हैं, सुल्तानपुर में कोई बहुत घने जंगल नहीं है, एरिया भी बहुत कम है, 53 वर्ग किलोमीटर, लेकिन वहां पे एक झील है, और उस झील के चारों तरफ आपको पेड़ पौधे दिखाई देंगे, कोई लश ग्रीन नहीं है, कीकर सबसे ज्यादा है, और उस एरिया में प्रवासी पक्षी ज्यादा आते हैं। ठीक है। तो ये सुल्तानपुर झील फर्रुख नगर खंड में है। यहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं, जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से सैलानी, सैलानी मतलब टूरिस्ट भी आते हैं। मैंने आपको बता दिया साइबेरियन सारस यहाँ पे ज्यादा आता है। बड़कल झील मैंने जिक्र किया अभी, फरीदाबाद के पश्चिम में है, चट्टानी क्षेत्र में अवस्थित है। 1947 में इस झील का निर्माण सिंचाई परियोजना के लिए किया गया। वैसे ये मैनमेड नहीं है, नेचुरल झील थी अरावली के तलहटी में, लेकिन उसको थोड़ा सा और काम किया, और वहां पे सिंचाई का टारगेट बना के, जब आपका देश आजाद हुआ 47 में, तो सिंचाई के प्रोजेक्ट के लिए उस झील को थोड़ा सा और इलेबोरेट किया गया। तो मैनमेड नहीं है, नेचुरल झील है, जबकि सुखना आपकी मैनमेड झील है, यानी मानव निर्मित। ये प्राकृतिक थी, आपने इसको थोड़ा सा बढ़ा लिया, सौंदर्यीकरण इसका इंसान ने कर दिया, और इसको सिंचाई के टारगेट के लिए इंसान ने यूज करना 47 में। ठीक है। ये कई बार HSSC पूछ चुकी है। खलीलपुर झील है, मेवात नूह में पड़ती है, उत्तर पूर्व में है। ये झील वर्षा ऋतु में जल ग्रहण करती है और ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती है। आप जानते हैं मेवात में कोई भारी भरकम वर्षा तो होती नहीं है, तो जब बारिश होती है तो खलीलपुर में पानी इकट्ठा होता है, वरना फिर सूख जाता है। ठीक है। कोटला झील नूह और फिरोजपुर की पर्वत श्रृंखला में है। कोटला आप जानते हैं अच्छी तरह से मेवात के इलाके में है, तो श्रृंखला में है। ये एक विशाल झील है। कोटला झील कहाँ पड़ेगी? आपके मेवात के इलाके में, कोटला मेवात। और मेवात साइड में जो झील है वो सारी अरावली में होंगी। जो उत्तर वाली झील है सबसे ऊपर की, वो सारी शिवालिक के हेरफेर में है। जो दक्षिण वाली झील है वो अरावली के हेरफेर में, जो मतलब नूह के आसपास है मेनली। बीबीपुर और नजफगढ़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है क्वेश्चन। बीबीपुर वैसे तो एक गांव भी है, आपके जींद में पड़ता है ना, लेकिन ये बीबीपुर झील जींद में नहीं है, ये कुरुक्षेत्र में। ये ध्यान देने की बात है, कई बार एग्जाम में HSSC पूछ चुकी है। बीबीपुर झील और नजफगढ़ झील, जिसका कि हरियाणा से कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि नजफगढ़ गिना जाता है दिल्ली में। और आपका जो सुशील कुमार है ना पहलवान, उनका जो बर्थ लैंड है वो वही नजफगढ़ के पास ही बापरौला गांव में उनका जन्म हुआ था 1983 में। क्योंकि हरियाणा की तरफ से खेले थे इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो बीबीपुर झील जो आपके कुरुक्षेत्र में है, और नजफगढ़ झील जहाँ की आपकी दक्षिण हरियाणा की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर साबी नदी या साहिबी नदी गिरती है। ये दोनों मैदानी भाग में। वैसे झीलें जनरली पहाड़ों में होती हैं, भाई पहाड़ों के निचले हिस्से में झील होती है, लेकिन आपकी दो झीलें, आपकी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपकी नदी उसमें गिरती है, अदरवाइज वो दिल्ली की है। तो आपकी बीबीपुर झील कुरुक्षेत्र की, और आपकी नजफगढ़ झील जिसमें आपकी दक्षिणी हरियाणा की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर साहिबी गिरती है।
वो याद रखना, ठीक है, वो मैदानी है। फिर इसके बाद राज्य की प्रमुख झीलें इन्होंने बता दी हैं। सबसे पहले देखो कर्ण झील है करनाल में, कर्ण झील करनाल में। कहते हैं जो कर्ण थे, पांचों पांडवों के जो सबसे बड़े भाई थे कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण कहलाते थे, कुंती के सबसे बड़े बेटे। कहते हैं कि इस झील में रोज ये स्नान करते और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब स्नान करके निकलते तो जब अपने महल की तरफ जाते तो रास्ते में जो खड़ा होता, जो इनसे भिक्षा मांगता, दान मांगता, ये हर एक को दान करते थे, तो इनका नाम पड़ गया था दानवीर कर्ण। तो वही झील है ये कर्ण झील। कहाँ है? करनाल में। बीबीपुर झील अभी हम पढ़ रहे थे, मैदानी इलाके की है, कुरुक्षेत्र में है। नजफगढ़ झील हमने पढ़ा था, साहिबी नदी गिरती है नजफगढ़ में। ब्लू बर्ड, बीबी झील बोल देते हैं इसको शॉर्ट में, बीबी, ब्लू बर्ड झील हिसार में, बीबी हिसार, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चंदेली नूह मेवात में है। कोटला आपने पढ़ा था मेवात में। उजीना संघेल पढ़ेंगे मेवात में, नाम से लगेगा, हाँ मेवात के है। चंदेली, उजीना संघेल और कोटला, ठीक है, नूह मेवात में। टिक्कड़ ताल भी लिख देते हैं, टिक्कर ताल भी लिख देते हैं। ताल मतलब समझते हैं ना आप, जहां पानी भरा होता है। तो टिक्कर ताल आपकी मोरनी हिल्स वाले इलाके में पड़ती है, पंचकुला में। टिक्कर ताल झील इंपॉर्टेंट है ये, टिक्कर ताल। और आप जानते हैं यहाँ से आपकी एक नदी भी निकलती है इसी इलाके से, पंचकुला में ही, जो स्पेशल आप ही के यहाँ से शुरुआत होती है और इन्हीं पहाड़ियों के निचले हिस्से से। क्या नाम था उसका नदी का? टांगरी नदी, जो किस में गिरी थी जाके? सरस्वती में, मारकंडा में, मारकंडा सरस्वती में, सरस्वती आपकी घग्गर में, ठीक है। तो टिक्कर ताल झील आपकी टूरिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है पंचकुला में। भिंडावास आपने पढ़ा हुआ है, खप्परवास, भिंडावास पढ़ाए हुए हैं ना, वन्य जीव आठों पढ़ा रखे हैं आपको, संरक्षण रहते हैं बस, नेशनल पार्क और वो पढ़ा दिए थे। ये भिंडावास सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ प्रवासी ये पक्षी बहुत ज्यादा हैं, 250 प्रजाति हैं पक्षियों की। और आपकी साहिबी नदी इसी के पास झज्जर तक तो आती है। कहाँ कहाँ थी वो? RGJ यानी रेवाड़ी, गुड़गांव और झज्जर, सबसे इंपॉर्टेंट नदी आपकी दक्षिण हरियाणा की। भिंडावास में भी झील है, तो झज्जर में है भिंडावास, सुंदर झील के लिए जाना जाता है भिंडावास, पक्षी है यहाँ बहुत। सन्निहित झील ऐतिहासिक झील है आपकी कुरुक्षेत्र में और कहते हैं भगवान विष्णु का स्थायी निवास है यहाँ सन्निहित झील में, भगवान विष्णु का परमानेंट हम मान लेते हैं रेजिडेंस है। ये कहाँ पड़ेगी? आपके धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में। सूरज कुंड भी आप सब जानते हैं, सूरज की आकृति की कुंड मतलब तालाब टाइप में, और ये सूरजपाल तोमर ने बनवाई थी। तोमर वंश, तोमर डायनेस्टी आपके यहाँ 8वीं शताब्दी में दिल्ली के आसपास फरीदाबाद में एक डैम उन्होंने बनवाया था, मैंने आपको पढ़ाया था अनंगपुर बांध, तो वही है ये। तो सूरज कुंड फरीदाबाद में है। यहीं तो मेला लगता है वो जो हर साल लगता है ना आपका फरवरी के आसपास, वो सूरज कुंड मेला। बुलबुल झील है आपकी जींद में। अभी एक और पढ़ रहे थे ना हम, जींद में जो नाम था जींद के गांव जैसा बीबीपुर, लेकिन वो झील कहाँ थी? कुरुक्षेत्र में। बीबीपुर गांव पड़ता है जींद के एरिया में। तो बुलबुल झील कहाँ है? जींद में। बिदक्यार झील ही बिंदक्यार है, बिंदी और लगा देते हैं, बिंदक्यार, कहीं कहीं बिदक्यार लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट झील है क्योंकि वामन पुराण में इस झील का जिक्र है। और ये आपकी कहलाती है कि ये वृद्ध केदार झील कहलाती है। केदारनाथ है ना, कहते हैं भगवान शिव के दर्शन हो सकते हैं वहां, तो केदारनाथ के जैसी ही इंपॉर्टेंस इस झील की भी है, तो वृद्ध केदार इसको नाम दे दिया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ऐतिहासिक है। बिदक्यार झील कैथल में है, पुराना नाम इसका वृद्ध केदार झील। तो केदारनाथ से केदार झील है ये, वृद्ध केदार झील, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। बिदक्यार झील कैथल में है, इसी का नाम है वृद्ध केदार झील। और कैथल आप अच्छी तरह जानते हैं, पांचों पांडवों में सबसे बड़े जो धर्मराज युधिष्ठिर कहलाते हैं, उन्होंने बसाया था और यहीं पे जन्मे थे हनुमान जी, इसलिए कपि स्थल भी कहलाता है कैथल। तो हनुमान जी की नगरी है ना, उनका जन्म हुआ तो कपि स्थल बन गया और युधिष्ठिर ने बसाया था। और वृद्ध केदार झील किसका नाम है? बिदक्यार झील का, कैथल में, बहुत इंपॉर्टेंट। चक्रवर्ती झील कर्ण झील का ही नाम है, जो हम ऊपर पढ़ के आए, 17 एकड़ में फैली है करनाल में। तो कर्ण झील किसका दूसरा नाम है? चक्रवर्ती झील का, चक्रवर्ती कह लो या कर्ण कह लो, 17 एकड़ की इंपॉर्टेंट झील है करनाल में। तिलियार झील, तिल्ली भी लिख देते हैं इसको, तिलियार, कहीं कहीं तिलियार, कहीं कहीं तिलियार, बहुत बार आ चुका, बहुत ज्यादा बार। ये कहाँ है? आपकी रोहतक में। तो तिलियार झील रोहतक में है, बहुत सुंदर झील है, ये तो मैंने देखी भी हुई है, घूमने लायक जगह है। सुखना झील, ये बिल्कुल जू के पास है, जो आपका रोहतक का जू है ना, आपके यहाँ 3 जू हैं, 3 आपके यहाँ चिड़ियाघर हैं, 2 है मिनी जू और एक है बड़ा जू। तो आपके 2 मिनी जू हैं, ये 3 जू हैं आपके भिवानी में और एक आपका रोहतक में और एक पीपली कुरुक्षेत्र में। तो जो आपका रोहतक वाला जू है ना, ये सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, बाकी 2 भिवानी और पीपली कुरुक्षेत्र वाला छोटे जू हैं, एक 27 एकड़ में एक 7 में। लेकिन आपका रोहतक वाला जो जू है वो 44 एकड़ में और बिल्कुल इस तिलियार झील के साइड में है। मतलब आप ये लगा लीजिए, जिस गेट से आप तिलियार में घुसते हैं उसके साइड वाला राइट हैंड साइड में जो गेट है वो जू का है,
ठीक है। तो ये तिलियार झील रोहतक में, रोहतक के चिड़ियाघर के बिल्कुल लगती हुई झील है। सुखना झील मैंने जिक्र किया था, चंडीगढ़ में, मैन मेड है। और किस पहाड़ियों में है? शिवालिक की तलहटी में। संगेल या उजीना नूह में, अभी हम पढ़ रहे थे कोटला, और एक और भी हमने पढ़ी थी ना, ये नूह वाली देख के जाना, चंदेली, चंदेली भी नूह में, कोटला भी नूह में थी, और संगेल उजीना भी नूह में। ओट्टू झील, ओट्टू बैराज पढ़ाया था मैंने आपको उस येलो वाले टेबल में। कहाँ था ये? सिरसा में ना। कौन सी नदी? घग्गर, जो वो जाके दो हिस्सों में बढ़ जाती है ना, सिरसा में एक दोनों हिस्से फिर राजस्थान की तरफ चले जाते हैं, उसी पे बनाया हुआ है ओट्टू बैराज। तो जहां बैराज होगा वहां पानी रुकेगा, वहां झील अपने आप बन जाएगी। तो ओट्टू बैराज के पास ही वीय राज बांध भी है, तो वीय राज बांध पूछे, ओट्टू बैराज पूछे, सिरसा घग्गर नदी पर, ठीक है, तो वहीं ओट्टू झील मिलेगी। बड़कल झील हमने अच्छी तरह बातचीत कर ली, फरीदाबाद में है। यहाँ सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं। कोई बहुत बड़ी झील नहीं है, 206, जितनी शरीर में हड्डी है बस उतने याद रखना, 206 इसमें फैली है, एकड़ में, वर्ग किलोमीटर नहीं, एकड़, 206 एकड़ में। और यहाँ सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं। 1947 में इसी के ऊपर सिंचाई का काम हुआ। ये नेचुरल है। किसमें है? ये अरावली के पहाड़ियों में। दमदमा झील सबसे बड़ी झील है आपकी गुड़गांव की, और गुड़गांव की क्या, पूरे हरियाणा की सबसे बड़ी झील, 3000 एकड़ में फैली। चिल्ली झील है आपकी फतेहाबाद में, चिल्ली झील फतेहाबाद में, छोटी झील है चिल्ली झील, कोई बहुत बड़ी ऐसी नहीं है फेमस, लेकिन फिर भी पूछी गई है एक दो बार एचएसएससी में, इसलिए बता दिया, चिल्ली झील फतेहाबाद। ओट्टू पूछेंगे तो सिरसा। सूरजकुंड आप अच्छी तरह जानते हैं, फरीदाबाद में। और बड़कल में लोग ज्यादा आते हैं, 206 हड्डियों के बराबर, 3000 एकड़ में फैली आपकी दमदमा। और आपकी ओट्टू बैराज के पास वीय राज बांध भी है सिरसा में। और आपकी बुलबुल पूछेंगे तो जींद में है। ऐसे कहेंगे बीबीपुर तो आप कहेंगे कुरुक्षेत्र में है। ये याद करनी पड़ती है बार बार, ऐसे तरीका यही होता है, बार बार सुनो, बार बार पढ़ो, अपने आप फिर पढ़ पढ़ के देखो कितनी याद हुई, ठीक है। अब अगला टॉपिक है हमारा सिंचाई। हरियाणा में सिंचाई का क्या साधन है सबसे बड़ा? तो आपके दो बहुत बड़े साधन हैं, एक तो नहरें और एक आपके ट्यूबवेल, सबसे बड़े साधन है। एक 51% पर सिंचाई करता है और एक 48% पर, मतलब दोनों 50 के हेरफेर में है। इसके बाद नंबर आता है कुओं का, तालाबों का या फव्वारे का। सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इरिगेशन आपके पास है, या तो आपने नहरें बना रखी हैं। आप नहरें क्यों बना पाए? मैंने आपको SYL समझाया होगा, ये पश्चिमी यमुना नहर समझाया होगा। अगर मैंने आपको पढ़ा रखी ना क्लास, उसमें हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया होगा, कई लोगों को नहीं याद है तो फिर बता देती हूँ। पश्चिमी यमुना नहर आपके यहाँ निकलती है जब आपकी यमुना की एंट्री होती है ना। एक बार फिर से हल्का सा देख लेते हैं ताकि चीज दोबारा से रिफ्रेश हो जाए दिमाग में। ये मान लीजिए दो नहरें, नदियां हैं आपकी, इस तरफ वाली घग्गर और ये यमुना। जब यमुना आपके यहाँ मुड़ी थी ना, यहाँ से मान लें आपकी एंट्री हुई थी यमुना की। हमने नदियों का टॉपिक डिटेल से पढ़ा हुआ है। यमुना यमुनोत्री से निकलती है, फिर बृहत हिमालय से 6330 मीटर की ऊंचाई से क्रॉस करते 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 फाइनली हरियाणा में जब ये आती है, तो हरियाणा में एंट्री इसकी होती है ताजेवाला के पास। कलेसर नाम का जो जंगल है, जो नेशनल पार्क भी है, वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, वहां से ये एंटर करती है कलेसर से। और उसके बाद फिर ये बहती है, फिर ये आगे जाती है थोड़ा सा यमुनानगर में ही, एंट्री के तुरंत साथ में ही फिर यहाँ से इसका पानी मोड़ देते हैं दो तरफ, और यहीं पे बना दी गई है। यहाँ मान लीजिए एंट्री थी, यहीं पे बैराज बना दिया, जिसको हथनी कुंड बैराज ताजे वाला बोलते थे पहले, अब हथनी कुंड। आधा पानी इधर मोड़ दिया, आधे से थोड़ा कम और आधे से थोड़ा कम इधर, और कुछ पानी सामने ऐसे चल पड़ा, ये दिल्ली की तरफ जा रहा है। अब जो इधर नहर आई, ये पश्चिमी यमुना नहर, जो यूपी की तरफ गई वो पूर्वी यमुना नहर। फिर आगे इसी नहर की ब्रांचेस बना दी, और सबसे लंबी ब्रांच थी सिरसा शाखा, इसी की सिरसा शाखा। इससे पूरे बीच के हरियाणा, जो पूरा ये आपका मेन जलोढ़ मैदान है ना, यहाँ तक जो नहरें निकली हैं, पूरा जाल बिछा हुआ, वो सारा इसी का है। और इसके साथ एक बड़ा योगदान देती है आपकी भाखड़ा नांगल, जो आपके यहाँ पंजाब में है सतलुज नदी पर, वो आपके यहाँ एंटर करती है इस तरफ टोहाना फतेहाबाद से, और फिर उसका भी जाल ऐसे फैला हुआ है, ठीक है। तो ये मिला के पूरा ऐसे नहरों का जाल बिछा हुआ है पूरे हरियाणा में। ये यमुना आगे जाके दिल्ली में ओखला नाम की जगह पड़ती है, वहां से फिर बैराज बना के, छोटा सा बांध कहना ठीक नहीं क्योंकि बांध तो ऊंचा होता है, बैराज से फिर एक गुड़गांव नहर निकाली गई, एक आगरा नहर। तो इस तरह यमुना का पानी आप पूरा हरियाणा, दिल्ली, और आप लगा लीजिए वो जो टोंस नदी है, जो गिरी नदी है, रेणुका, किशाऊ, सब ये यमुना का पानी तो यूज करेंगे। तो यमुना से कितने लोगों का जीवन चल रहा है, कितने लोग जो है पीने के फॉर्म में, सिंचाई के फॉर्म में, बिजली बनाने या मछली पालन, तो कितने लोग इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये यमुना का पूरा जाल हमने पढ़ा था, पश्चिमी यमुना नहर का। और ये भाखड़ा नांगल की जो एंट्री आपके यहाँ टोहाना से थी, ठीक है। तो उसी को आगे ये फोकस करके जो है सारी चीजें लिखी गई हैं।
चलिए अब आपको बहुत जल्दी समझ में आएंगी सारी बातें। देखें जरा, तो हरियाणा के कुल कृषि क्षेत्रफल के 60% भाग पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। आपका बहुत सारा इलाके को तो सिंचाई ऐसा चाहिए भी नहीं। जैसे आपके पंचकुला को सिंचाई बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि वहां जंगल बहुत है। आपके यमुनानगर में बारिश बहुत अच्छी होती है। आपके यमुनानगर का छछरौली कहलाता है हरियाणा का चेरापूंजी, क्योंकि वहां बारिश की मात्रा बाकी हरियाणा के मुकाबले काफी ज्यादा है। फिर कलेसर का पूरा जंगलों का इलाका है, और उस इलाके में फिर बारिश जब तक देखो होती रहती है। तो आपको बहुत सूखे इलाके को बिलोंग नहीं करते हैं। आपके यहाँ बारिश भी ठीक ठाक होती है, और आपके यहाँ दो इंपॉर्टेंट रिवर्स भी हैं। तो इस हिसाब से अगर फिर हमने कितनी सारी झीलें भी देखी, कुछ प्राकृतिक कुछ मानव निर्मित, तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि बहुत सूखा इलाका नहीं है आपका। लेकिन फिर भी हाँ, जरूरत तो पड़ती है सिंचाई की। तो 60% भाग पर आपकी सिंचाई उपलब्ध है। इस 60% का मतलब है जो जहाँ खेती करते हैं, पूरे हरियाणा की बात नहीं कर रही, उसका तो बड़ा प्रतिशत है। हरियाणा में कुल सिंचित क्षेत्रफल है 5,672 हेक्टेयर, तो बहुत सारे एकड़। सिरसा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू हुआ, सिरसा जिले में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल है। सबसे ज्यादा सिंचित जो एरिया है ना आपका, वो सिरसा में है। वैसे भी आप कॉमन सेंस लगाओ, सिरसा का एरिया सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, 4277 वर्ग किलोमीटर सबसे बड़ा जो एरिया है वो सिरसा के पास ही तो है। तो जिसके पास एरिया बड़ा होगा, कॉमन सेंस है, उसके वहां खेती ज्यादा है। भाई गेहूं में नंबर 1 वो लोग हैं, सब्जियों में वो नंबर 1, फलों में ना, तो फिर वहां तो पानी होगा ही होगा, सिंचाई की सुविधा होगी ही होगी। तो सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र जो है इसका, सबसे कम सिंचित क्षेत्र महज 25 हेक्टेयर वाला जिला पंचकुला है। कारण आप समझ सकते हैं, वनों के टॉपिक को अगर आपने समझा था, जो मैंने पढ़ाया था, वन यहाँ कितने 43% पर है ना भाई। आधे इलाके में वन है, आप खुद सोचो, जहां आधे में वन है वहां सिंचाई की बहुत ज्यादा जरूरत है ही नहीं। तो कितनी बड़ी बात है, वहां वो छोटा हो गया, वो बड़ा हो गया सिरसा। राज्य में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है आपकी? या तो नहरें, या ट्यूबवेल, नलकूप, कुएं और तालाब। ये कम है। अब जैसे तालाब कोई बहुत बड़ा साधन आपका नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा साधन आपका है नहरें और ट्यूबवेल्स, फिर कुएं और तालाब। राज्य में कुल सिंचित भूमि की सिंचाई 48% नहरों द्वारा और 50% नलकूपों द्वारा। ट्यूबवेल आप अपना पर्सनल बना सकते हैं, नहर आप अपनी पर्सनल नहीं खोद सकते, वो सरकार की मर्जी से चलती है। अगर पर्सनल की मर्जी होती तो SYL हमारी मर्जी से बन चुकी होती। सतलुज यमुना लिंक नहर है ना हमारे और पंजाब के बीच में, डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट से कितनी बार हमारी बैठकें हो चुकी, और कोई वो सुनने को राजी नहीं। हमने अपना काम कर रखा है, पंजाब उस काम को करके राजी नहीं है, वो तो जमीनें लौटा रहा है। तो अगर ऐसा होता कि अपनी बपौती है, हमारी मर्जी है, तो नहरें हम बना लेते। लेकिन नहरें बनाना राज्य की आपस की समझदारी और एक अंडरस्टैंडिंग, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करके तब ये सब बनती हैं। तो इसलिए नलकूप जो है ना वो आपके, वो ज्यादा सिंचाई करते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा होती है। तो नलकूपों से आप 50% और नहरों से 48, लेकिन ज्यादा अंतर भी नहीं है, नहरें भी बहुत पूरा जाल है। और शेष अन्य साधन, तो शेष बचा ही कितना, 50 और 48 लगा लो, 98.3 तो हो ही गया। बाकी बच गए कुएं और तालाब, तो वो बहुत ज्यादा नहीं है। आपका मेन क्या साधन है जो आप खुद लगा सकते हैं? नलकूप 51%, उसके बाद नहरें 48%। ठीक है। राज्य में नहरों की मजबूत प्रणाली है, मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई ना, दोनों नदियों से कैसे नहरों का पूरा जाल बिछा हुआ है पूरे हरियाणा में। तो मजबूत प्रणाली है, विकसित है। राज्य की दो मुख्य नहरें पश्चिमी यमुना नहर और भाखड़ा नहर है। और पश्चिमी यमुना मैंने आपको दिखा दिया कैसे कलेसर के पास यमुना का पानी हमारी तरफ मोड़ दिया, यूपी की तरफ, और कुछ बचा खुचा दिल्ली की तरफ। तो यमुना का मेन पानी आप यूपी खूब यूज कर रहे हो, और दिल्ली तक भी पानी आराम से जा रहा है। इनफैक्ट आपके करनाल से मुनक नहर निकाली गई है 109 किलोमीटर लंबी, जो स्पेशल सारा पानी यूज करता है दिल्ली। और दिल्ली का हैदरपुर जो लगा हुआ है ना वाटर प्लांट, वो है ही मुनक नहर के ऊपर। ठीक है। तो ये दो मुख्य नहरें हैं आपकी। घग्गर और इसकी सहायक नदियों पर 4 कम ऊंचाई की बांध परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। कौशल्या बांध, दंगराना बांध, छामला बांध, दीवान वाला बांध। ये घग्गर ही तो आपकी सबसे उत्तरी नदी है, हरियाणा की सबसे ऊंचाई पर स्थित नदी घग्गर। क्योंकि याद करो, घग्गर पंचकुला से एंटर हुई थी कालका के पास से। ये कहां से निकल के आई थी? हिमाचल के डागशाही से ना। तो ये सबसे ऊपर, पंचकुला से ऊपर तो आपका जिला ही नहीं है। तो सबसे ऊपर से आने वाली नदी कौन सी है? घग्गर। घग्गर जो है, अगर वो 320 किलोमीटर थी, तो याद करो ये 292 किलोमीटर थी। ये 5 जिलों को टच करती हुई आगे राजस्थान में निकली थी। इसी पर है ओट्टू बैराज या वीए राज बांध। ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। 4 बांध ये इसी पर है, ये लेकिन है आपके पंचकुला साइड में, दक्षिण में नहीं है। कौशल्या, दंगराना, छामला, दीवान वाला। इंपॉर्टेंट है घग्गर नदी के बाद। राज्य के विभिन्न भागों में सिंचाई के साधन, जैसे पूरे राज्य की लोकेशन अलग अलग है ना, तो वहां सिंचाई के साधन भी अलग अलग है। अब जैसे अगर देखें किस इलाके में बारिश ज्यादा है, तो आपके पंचकुला साइड में तो बहुत ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। लेकिन आपकी एक बेल्ट राजस्थान से मिलती भी है, तो वहां सूखा थोड़ा बहुत इलाका प्रभावित होगा, वहां तरंगित बालू का मैदान मिलेगा, बालू के टिब्बे भी मिलेंगे, अनकाई दलदल भी मिलेगा। तो उस तरह के इलाके में सिंचाई के लिए
लिए फव्वारा सिंचाई बेस्ट है। तो हर तरीके का अलग अलग काम है, उसको बता रहे हैं। सिंचाई के साधन, उत्तर पूर्वी भाग, उत्तर पूर्वी समझ जाओ आपका पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, ये आपका उत्तर पूर्वी, मेनली तो पंचकुला अंबाला, ठीक है। तो अंबाला के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, नांगल उत्थापक सिंचाई योजना। ये हरियाणा की पहली सिंचाई योजना थी, हरियाणा बनने के बाद ये अस्तित्व में आई पहली सिंचाई योजना। एग्जाम में आ जाएगा हरियाणा की फर्स्ट जो सिंचाई योजना है वो किस नाम से थी, तो आधे तो टिक कर देंगे, पश्चिम यमुना नहर। वो अलग सेंस में है, वो पश्चिम यमुना नहर तो ऐतिहासिकता से जोड़ के, लेकिन अगर आप देखें कि जिसके ऊपर अब सरकारों ने काम किया आपके जिले विशेष के ऊपर, तो वो नांगल उत्थापक आपके अंबाला को ध्यान में रख के स्पेशल डिजाइन की गई थी, ठीक है। मध्यवर्ती भाग में कुएं भी है, नलकूप भी और नहर भी। आपका जो बीच वाला हिस्सा है, दोनों नदियों के जो बीच का पोर्शन है, इसमें नहरों का जाल भी है, इसमें नलकूप भी और कुएं भी हैं मध्य भाग में। दक्षिण पूर्वी भाग में तो नलकूप और नहरें हैं, कुएं और तालाब नहीं है दक्षिण पूर्वी इलाके में। और रेतीले भाग में फव्वारों द्वारा, नलकूप का यूज करते हैं पर फव्वारा स्प्रिंकलर सिंचाई बोलते हैं। फव्वारा सिंचाई तब की जाती है जब पानी की कमी हो और फसलों को बहुत ज्यादा खड़ा पानी ना चाहिए, तो फव्वारा सिंचाई से काम चल जाता है। आपके यहाँ फव्वारा सिंचाई में बहुत बड़ा एक बेस तैयार किया था चौधरी बंसीलाल जी ने, उन्हें कहते हैं फव्वारा सिंचाई के जनक है वो हरियाणा में। तो बंसीलाल जी को कहते हैं हरियाणा के लौह पुरुष हैं, वही आधुनिक हरियाणा के निर्माता हैं। उन्हीं के टाइम में आपके हरियाणा में टोटल इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था, सबसे लंबा कार्यकाल एज सीएम उन्होंने ही देखा है 12 साल का। तो इन सब चीजों को याद रखना, फव्वारा सिंचाई में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। ये कहाँ होगी, रेतीले भाग में। दक्षिण पूर्वी में नहर और नलकूप, ठीक है। मध्यवर्ती में सब कुछ, कुएं भी, नलकूप भी और नहरें भी। और उत्तर इस इलाके में तो नांगल उत्थापक अंबाला के लिए मेन थी, वर्षा तो होती है। प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं अब नाम से आती हैं, कई बार एग्जाम में देखना पूछेंगे जूही नहर परियोजना निम्न में से किस इलाके की सिंचाई के लिए बनाई गई थी। ऑप्शंस आ जाएंगे गुड़गांव, अंबाला, फिर कह देंगे सोनीपत और भिवानी। तो ये आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, जूही पूछें या जवाहरलाल पूछें, लोहारू पूछें, वीएन चक्रवर्ती पूछें या इंदिरा गांधी पूछें, सबके नाम हमें जबानी याद हो। तो देख लें मेन कौन कौन सी है। जूही नहर परियोजना, जूही नहर योजना एक उत्थापक सिंचाई, उत्थापक होता है जो ऊंचे इलाके होते हैं ना, अगर ऊंचे इलाकों की सिंचाई करनी होती है तो उसके लिए थोड़ा सा क्या करते हैं, मान लीजिए नहर चल रही है, नहर को बफरिंग का बता रहे हैं, शायद देखना एक बार इशू। अच्छा भाई यहां से सही है बफरिंग का, अच्छा रिफ्रेश कर लो एक बार, जिसके में बफरिंग हो रही है ना रिफ्रेश कर लो। उत्थापक क्या होता है, थोड़ा ऊंचा उठा इलाका, जैसे नहर जो है एक तो नॉर्मल्स में चले, एक होता है मुख्य नहर से शाखाएं निकाली थोड़ा ऊंचे इलाके को सिंचित करने के लिए, तो उसके लिए पानी को उठाने के लिए ना मोटर का और इस तरह की चीजों का यूज करना पड़ता है, ऐसे बोलते हैं उत्थापक सिंचाई योजना। जनरली ऊंचे इलाकों में अगर नहर को ले जाना होता है, पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ तासीर होती है ना पानी की बहने की, लेकिन अगर नीचे से ऊपर पानी उठाना है तो फिर उसको बोलते हैं उत्थापक सिंचाई योजना। तो ये नहर का एक सिस्टम होता है। तो ये उत्थापक सिंचाई योजना है लिफ्ट नहर योजना, जो भिवानी जिले के ऊंचे क्षेत्र को, देखो भिवानी के ऊंचे, तभी तो उत्थापक है, वरना उत्थापक क्यों होती, लिफ्ट क्यों होती। तो भिवानी में है जूही नहर परियोजना, ऊंचे क्षेत्र की सुविधा, सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए बनाई गई, 170 किलोमीटर लंबी है। तो जूही नहर आपके यहाँ भिवानी को टारगेट करके, जो ऊंचा इलाका है भिवानी का, उसके लिए बनाई गई 170 किलोमीटर लंबी नहर है जूही नहर परियोजना। उत्थापक सिंचाई योजना के तहत आपके भिवानी के एरिया को पानी मिल जाए, ऊंचे एरिया को, इसके लिए डिजाइन की गई। लोहारू उत्थान सिंचाई परियोजना, लोहारू इसी का नाम है, इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट इसी का नाम है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। लोहारू जो पहले भिवानी में थी लेकिन अब ये चरखी दादरी में पड़ती है, क्योंकि आप जानते हैं चरखी दादरी 2016 में नया जिला बन गया, तो जो नहर का इलाका था वो एज इट इज है, बस अब वो गिना जाता है चरखी दादरी। तो अगर एग्जाम में चरखी दादरी भिवानी दोनों आए तो चरखी दादरी के साथ जाना, ना मिले तो भिवानी के साथ, जूही भिवानी में ही है। लोहारू, लोहारू उत्थान, देखो भिवानी के ज्यादातर उत्थान है। लोहारू उत्थान सिंचाई योजना, जिसे इंदिरा गांधी नहर भी कहते हैं, द्वारा भिवानी जिले की सिंचाई की जाती है। तो लोहारू का ही नाम क्या है, इंदिरा गांधी, भिवानी जिला, लेकिन अब उससे कट के क्या बन गया आपका, चरखी दादरी। तो अब ये किस में टिक कर क्या हो गए, चरखी दादरी में, ठीक है। नेक्स्ट देखें, भिवानी उत्थान, नाम ही भिवानी है तो भिवानी के लिए ही होगी। भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना, इसके अंतर्गत 220 किलोमीटर लंबी नहर द्वारा भिवानी जिले की 1 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की जाती है। भिवानी उत्थान सिंचाई योजना, जिसका एक नाम है वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, बहुत इंपॉर्टेंट, वीएन चक्रवर्ती नहर। ये वीएन चक्रवर्ती मैंने आपको कई बार डिटेल से बताया, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती आपके राज्य के नहीं हैं, ये आपके राज्य के राज्यपाल थे। और आप जानते हैं राज्यपाल 99.9% केसेस में बाहर के आदमी को बनाया जाता है। जो राज्य की सारी चीजों का प्रमुख होता है वो आपके राज्य का, सीएम आपके राज्य का होगा, लेकिन राज्यपाल बाहर के आदमी को प्रेफरेंस में रख के बनाते हैं।
बनाते हैं ताकि सही और सच्ची रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपता रहे। नहीं तो वही मान लो एक राज्य का बना दें, साठ गांठ करके सारी रिपोर्ट को लिखता कुछ रहे जबकि हो स्थिति कुछ और। तो इसलिए बाहर का। अब ये वीएन चक्रवर्ती बाहर के थे, ये आपके दूसरे नंबर के राज्यपाल थे और 1967 में ये बने थे और 76 में एक्सपायर हो गए थे ऑन ड्यूटी। नहीं तो क्या पता कितने लंबे टाइम तक ये आपके राज्यपाल रह पाते। ठीक है, वैसे कायदे से कार्यकाल होता है 5 साल, लेकिन किसी की अगर सरकार में अच्छी पैठ हो तो 5-5 साल करके वो निकालता रहे कई साल तक, वो सरकार की मर्जी होती है। वैसे लिखित कार्यकाल एक बार में 5 साल का है। तो वीएन चक्रवर्ती, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, ये आपके यहाँ 1967 से 1976 तक आपके राज्य के राज्यपाल रहे। राज्यपाल की कुर्सी पर ही इनकी डेथ हुई थी। उनके नाम की नहर है भिवानी उत्थान सिंचाई। इंदिरा गांधी लोहारू का नाम है। जुई किसके लिए है? भिवानी। तो जुई भी भिवानी, लोहारू पहले भिवानी था, अब चरखी दादरी, और भिवानी तो होगा ही भिवानी के लिए। तो भिवानी का ही नाम है वीरेंद्र नारायण, लोहारू का नाम इंदिरा गांधी, जुई का नाम जुई नहर। ठीक है, वो कितनी थी? 170। ये थोड़ी बड़े वाली है इसलिए याद कर लेना, 170 220 किलोमीटर। हरियाणा में पवन चक्की को बहुत, आपके यहाँ पवन चक्की का पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि आपका राज्य ना घना बसा राज्य है। जैसे देश में जितनी बसावट है प्रति वर्ग किलोमीटर, उससे आप ज्यादा बसा हुआ है आपका हरियाणा। यानी हरियाणा को आप कह सकते हैं डेंसली पॉपुलेटेड है, सघन बसा हुआ है। क्योंकि देश की आबादी जहाँ 382 के आसपास रुक जाती है, 382 91 के आसपास है ना, 11-11 अब 10-11 साल हो गए उस बात को। आपके यहाँ ये बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ज्यादा लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में देश के मुकाबले। तो इसलिए यहाँ कोई बहुत ऐसी पवन चक्की, क्योंकि खुला इलाका होगा तभी आप विंड एनर्जी का यूज करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं है आपके यहाँ। फिर भी आप जर्मनी और हॉलैंड का यूज कर रहे हैं, उनसे टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं। तो हरियाणा में पवन चक्की द्वारा सिंचित प्रमुख क्षेत्र रोहतक, गुड़गांव, करनाल, भिवानी आदि हैं। इस कार्य के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग के रूप में जर्मनी और हॉलैंड से विशेष सहयोग प्राप्त किया जा रहा है। पेपर में आ जाए पवन चक्की का प्रयोग करने के लिए हम किन 2 देशों की सहायता ले रहे हैं, 2-2 के ऑप्शन बना दें तो याद रखना जर्मनी और हॉलैंड। हॉलैंड ही तो नीदरलैंड है जिसकी राजधानी हेग है। ठीक है, नेक्स्ट है सतलुज यमुना लिंक नहर, SYL। शायद ये मैंने आपको समझाया था और नहीं समझाया तो मैं एक बार फिर बता देती हूँ क्योंकि इसको तो बहुत बार आप पेपरों में पढ़ते हैं। अब ध्यान से सुन लो क्योंकि अब ये टॉपिक जब कंप्लीट हो तो आपको दिक्कत ना आए। SYL सतलुज यमुना लिंक नहर, इसका क्या मतलब है? 2 नदियां, पंजाब की सतलुज और हमारी यमुना को जोड़ के एक नहर निकाल दो तो सतलुज का पानी, यमुना का पानी, और इसका फायदा मिलेगा हमें। क्यों? क्योंकि यमुना का पानी आपके यहाँ ऑलरेडी आप यूज कर रहे हैं पश्चिमी यमुना नहर के नाम पर। आपका देखो सिरसा तक की शाखाएं हैं, पूरा हरियाणा उसका यूज करता है। और अब आप चाह रहे हैं कि आपको सतलुज का पानी जो कि पंजाब की मेन रिवर है उसका पानी भी यूज करने को मिले। और सिर्फ अकेली सतलुज नहीं, इसके साथ रावी और ब्यास का पानी भी आएगा। तो आप देखो सतलुज, रावी, ब्यास तीनों नदियों का अगर एक बड़ी प्रतिशतता हमें मिलने लगे तो हरियाणा के तो वारे न्यारे हो जाएं। क्योंकि सिंचाई का जितना ज्यादा पानी होगा उतनी आप ज्यादा बेहतर फसलें ले सकते हैं, आपकी फसलों की क्वालिटी सुधर जाएगी, आपको पानी की टेंशन ही नहीं है। पानी की कमी के चलते ही हम लोग बहुत बार ये होता है ना अवॉइड करते हैं कि भाई धान मत लगाओ। क्यों? क्योंकि पानी नहीं है इस इलाके में। अगर आपको बहुतायत में रावी का, व्यास का, सतलुज का पानी मिल जाए तो फिर तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। मिट्टी हमारी बहुत उपजाऊ है लेकिन पानी की कमी है। SYL एक प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर किसी ने नियम नहीं बनाया था। केंद्र सरकार ने, जब इंदिरा गांधी उस टाइम देश की प्रधानमंत्री थी, वैसे ही कह दिया कि भाई सतलुज नदी का जो पानी है पंजाब कुछ हिस्सा हरियाणा को भी दे यूज करने के लिए। वैसे ही 1976 में हरियाणा बनने के 10 साल बाद ये बात उठी और हमने, हरियाणा ने इतनी स्पीड से काम किया कि उनके कहने की देर थी और हमने तुरंत से 1980 में ये नहर खोद के तैयार कर दी। अब इस नहर की लंबाई है 91 किलोमीटर भी चल सकती है और 92 भी। क्यों? क्योंकि ज्यादातर साइट्स पर जो कहा जाता है वो 212 किलोमीटर भी कहते हैं SYL को और 214 भी। अगर 14 माने तो ये मान लेना, 12 माने तो ये। ठीक है, ये आपकी नहर का हिस्सा आपको बनाना था हरियाणा को। लेकिन जो बच गया हिस्सा 121 किलोमीटर का, क्योंकि 212 को ले जाने में 121 बच गए ना, अब 121 ऐड कर दो या 122 ऐड कर दो। अब देखो जरा, 4 ये 214 हो गया ना भाई, ये 4, ये 1 और ये, या तो 121 या 122 जितना भी है, ये पंजाब को बनाना था। ठीक है, ये हरियाणा को, हरियाणा ने अपना काम 1980 तक पूरा कर दिया। लेकिन पंजाब ने स्टार्टिंग में तो दिखाया कि भाई ठीक है मैं मान लूंगा, मैं इस तरह से पानी, लेकिन बाद में पंजाब अड़ गया और पंजाब के अड़ियल रुक के चलते वो नहर बन ही नहीं पाई। पंजाब ने एक्वायरमेंट कर ली जमीनों की, जमीन खरीद ली, सब काम कर लिए, लेकिन उसको जमीनी स्तर पे नहर बनाने का काम एज सच बड़े लेवल पे जैसे हमने निपटा लिया ऐसे उन्होंने नहीं निपटाया। बाद में ये केस गया सुप्रीम कोर्ट। भाई हमने वेट किया 10 साल 15 साल, 96 में फाइनली जाके ये हमने सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया कि भाई देखो ऐसे ऐसे
केंद्र सरकार के कहने पर हमने हमारी सरकार ने एक्वायर की जमीन, तो किसानों को पैसा दिया ना, उस पैसा देने में सरकार का कितना राजकोष खाली हुआ। फिर उस पर नहर बनी तो सोचो मजदूर लगे होंगे, इंजीनियर्स लगे होंगे, कितना पैसा लगाया। अब वो वेस्ट पड़ी है क्योंकि उसमें पानी नहीं आता। तो इसलिए हमने केस कर दिया कुछ साल वेट करके, भाई 80 से 90 96 16 साल बीत गए। सुप्रीम कोर्ट में हमने कहा देखो जी ऐसे ऐसे हमने नहर की बातचीत हुई थी और पंजाब अब मुकर रहा है और नहीं कर रहा काम। तो सुप्रीम कोर्ट में केस चल पड़ा, कितनी ही मीटिंग्स हुई, फाइनली अभी जाके 2020 में भी 21 में भी 100% इसका सोल्यूशन नहीं हुआ है कि आप कहते हैं कि सब लोग खुश हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार बैठकें ली, सीएम ऑफ हरियाणा, सीएम ऑफ पंजाब सब आए, लेकिन वही बात है कि कह सुन के तू मैं करके उठ गए और दोनों एक चीज पे राजी ही नहीं हुए। लोगों की कुछ मान्यता है, जनता कुछ चाहती है, राजनेता कुछ चाहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कुछ चाहती हैं और दोनों राज्यों के सीएम राज्यपाल अलग अलग बातें करते हैं। इसीलिए आज तक ये पूरी तरह से निपटा नहीं है। हाँ, हमने अपना काम करके छोड़ रखा है, लेकिन पंजाब ने पीछे एक और हरकत की और उन्होंने जो एक्वायर्ड जमीन थी ना वो किसानों को लौटानी शुरू कर दी कि भाई ले लो जमीन, हम यहाँ नहर नहीं बनाएंगे। तो इसका मतलब अगर वो जमीनें लौटा रहा है तो उसकी तो बनाने की इच्छा ही नहीं है। लेकिन हमारी सरकार तो इस पे करोड़ों रुपए खर्च कर चुकी, अब जमीनें लौटा दे तो वहां नहर खोद रखी है, उसका करेगा क्या किसान। हमने तो उसको पैसा पूरी लागत, और तो और जो हमारे चौधरी देवीलाल जी थे ना, जननायक चौधरी देवीलाल जी, इन्होंने उस टाइम पे पंजाब को 1 करोड़ रुपया दिया था। तब 1 करोड़ रुपए की कीमत थी कि भाई तुम अपने यहाँ नहर का जो काम करोगे थोड़ा भाई हम लोग जैसे एक मदद। अब जैसे दिल्ली ने मुनक नहर बनाने में हमें पैसा दे रखा है, तब हमने बनाई है। हमने पंजाब को पैसा दिया कि भाई हमें फायदा मिलेगा, आप इस नहर में थोड़ी लागत लगा लो, लेकिन पंजाब ने कुछ नहीं किया। और फाइनली जाके तुम देखो जब तब जेल भरो आंदोलन चलाई थी। इनेलो इसके लिए बहुत एक्टिव रहती है क्योंकि इनेलो के चौधरी देवीलाल जी ने ही वो पैसा दिया था, उन्हीं की सरकार के टाइम ये मेन काम हुआ था। ठीक है, तो ये है आपका विवाद, इसका कोई 100% अभी निपटारा नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट भी सोचता होगा कि अच्छे राज्य आपस में लड़ रहे हैं, अब देखो वहां कांग्रेस की सरकार, आपकी बीजेपी की, तो ये मान के चलो फिलहाल तो इसका निपटाना होना नहीं है। ठीक है, ये तो कभी जब इकट्ठी एक जैसी सरकारें आएंगी ना तब बात बन सकती है, वरना कहता रहे सुप्रीम कोर्ट, किसी को क्या फर्क पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वही बता रहे हैं वो, सतलुज यमुना लिंक नहर परियोजना हरियाणा और पंजाब की एक संयुक्त परियोजना है। इसकी कुल लंबाई 212 अगर मानते हो तो अपनी 91 मान लेना, जिसमें हरियाणा में 91 किलोमीटर, पंजाब में 121, लेकिन अगर इसको 214 करो तो तुम्हारी 92 और उसकी 122। ठीक है, हमने तो काम पूरा कर लिया 4 साल बाद ही। 1976 में कहा था, हम 80 में पूरा काम करके बैठ गए, उन्होंने अब तक भी नहीं किया, वो तो अब वापस जमीन लौटा रहे हैं। प्रमुख सिंचाई योजनाएं, हरियाणा की पहली सिंचाई योजना नांगल उत्थान सिंचाई, अभी बताया, नांगल अंबाला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, अंबाला की बहुत बार आ चुका। हथनीकुंड बैराज की पूरी हिस्ट्री मैंने आपको समझाई थी, कैसे अलग अलग शताब्दियों में इस पे काम हुआ, पहले कच्ची थी फिर पक्की की, शाह ए नहर शाह ए शहर यानी फिरोज शाह तुगलक ने, फिर इसमें गाद इकट्ठा हो गया, सिल्ट बहुत ज्यादा हो गया, फिर इसके ऊपर GR ब्लेन नाम के इंजीनियर ने, कंपनी थी बंगाल इंजीनियर, याद होगा ना, वर्क्स, फिर उसने काम किया, फिर अंग्रेजों ने और काम किया, फिर फाइनली 1832 में इसके ऊपर नहर का प्रॉपर एक तरीके से काम किया गया और 32 से 33 में इसका काम करके फिर ये चल रही थी बढ़िया। फिर लेकिन इसमें 1999 में फिर से वो गाद रेत मिट्टी ज्यादा इकट्ठी हो गई, तो इसको हथनी कुंड ताजेवाला, पहले ताजेवाला था फिर हथनी कुंड बना दिया, 2 किलोमीटर की दूरी पर है। हथनीकुंड बैराज ताजेवाला कॉम्प्लेक्स के बाद यमुनानगर की दूसरी परियोजना है। ताजेवाला में गड़बड़ हुई थी तब हथनीकुंड बना 1999 में। जवाहरलाल नेहरू, जवाहर और महेंद्र 2 दोस्त हैं, ऐसे याद कर लेना वरना भूल जाओगे। जवाहर महेंद्र दोस्त हैं। इंदिरा गांधी आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहलाती है ना कांग्रेस के नजरिए से, तो लोहा, लोहा आयरन होता है, लोहारू का नाम इंदिरा गांधी होगा, भिवानी तो भिवानी ही होगी, लेकिन उसका एक नाम VN चक्रवर्ती, ये वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती भी है। ठीक है, तो जवाहरलाल, जवाहर किसके फ्रेंड थे, महेंद्र के। जवाहरलाल नेहरू उत्थान सिंचाई योजना महेंद्रगढ़ जिले के लिए, जिले पूछे जाएंगे। लोहारू सिंचाई चरखी दादरी, पहले किसमें थी, भिवानी, इंदिरा गांधी का नाम यही है, लोहारू सिंचाई योजना का ही नाम है इंदिरा गांधी नहर योजना। दादूपुर नलवी नहर बहुत इंपॉर्टेंट, दादूपुर नलवी आपके जो ये पश्चिमी यमुना नहर है ना, इसका हिस्सा इसी से निकाली गई है। दादूपुर नलवी नहर, दादूपुर एक इलाके का नाम है, 363 किलोमीटर की ये नहर है और ये कई इलाकों में सिंचाई कर देती है। जैसे नहर ना ऐसे नहीं मापी जाती लंबी, नहर की शाखाओं की भी लंबाई माप लेते हैं, तब 363 है, वरना तो फिर दिल्ली तक पहुंच जाती। तो क्या कह रहे हैं, दादूपुर नलवी नहर परियोजना 363 किलोमीटर, इसके द्वारा यमुनानगर, अंबाला और कुरुक्षेत्र जिलों में सिंचाई होती है। तो दादूपुर नलवी से अंबाला, जिसके लिए उत्थापक सिंचाई बनी थी नांगल, और यमुनानगर जो मेन नदी है ही नदी वाला इलाका, और कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। हांसी बुटाना नहर परियोजना 109 किलोमीटर लंबी है, हांसी हिसार, फिर वो नीचे की तरफ चली गई तो दक्षिणी हरियाणा में सिंचाई की जाती है। ठीक है,
इसके बाद है आपका वो मैप वाला है, वो उसमें पीडीएफ में पढ़ लेना, कुछ अलग नहीं है, जो पढ़ा रही हूँ इसी का है। सिंचाई विभाग का मुख्यालय आपके पंचकुला में है। हरियाणा जो सिंचाई विभाग है, इरिगेशन डिपार्टमेंट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आपके पंचकुला में। आपके बहुत सारे हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में, बहुत सारे हेडक्वार्टर पंचकुला में। सिंचाई वाले का कहाँ है? पंचकुला में, ठीक है। घग्गर नदी पर 4 बांध है पिंजौर में, आप अच्छी तरह जानते हैं, छोटी हाइट के। क्या क्या? दंगराना, छामला, कौशल्या, दीवानवाला। बार बार इसलिए लिखे गए ताकि आपको याद हो जाए। तो छामला, कौशल्या, दीवानवाला, दंगराना किस नदी पर है? ये घग्गर नदी पर, जो कहाँ से एंटर हुई थी? उत्तरी, सबसे उत्तरी नदी। और कहाँ से आई थी? पंचकुला में। कहाँ से एंटर किया उसने? कालका से। दादूपुर नलवी अभी बताया आपको, 363 किलोमीटर। किस किस का? अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में। तो दादूपुर नलवी शहर, नहर होना चाहिए, इसको ठीक कर, नहर। दादूपुर शाहबाद कुरुक्षेत्र से निकाली गई है, 363 किलोमीटर लंबी है। हांसी बुटाना 109 किलोमीटर, दक्षिण हरियाणा में सिंचाई। ये रिपीट इसलिए लिखा मैंने था ताकि आपको याद हो जाए। तो दादूपुर नलवी कुरुक्षेत्र किस किस के लिए है? ये अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। कितनी? 363 किलोमीटर। और वो कौन सी है? बुटाना वाली, हांसी बुटाना वाली, दक्षिणी हरियाणा के लिए 109 किलोमीटर। सतलुज यमुना लिंक विवाद हमने पूरा समझ लिया, इसको पढ़ भी लेते हैं। सतलुज यमुना लिंक की कुल लंबाई 212 किलोमीटर है। पंजाब में 121, हरियाणा में 91। भाखड़ा नहर की नखला शाखा के साथ जोड़ने की योजना थी, लेकिन 2016 को पंजाब सतलुज यमुना लिंक कैनल लैंड 2016 सर्वसम्मति से पास किया गया। पंजाब सरकार ने 3,923 एकड़ जमीन किसानों को वापस लौटा दी, क्योंकि हरियाणा अपने क्षेत्र की खुदाई पूरी कर चुका था। इसलिए हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि वो अधिकृत भूमि को किसानों से वापस ले ले। यानी भैया उन्होंने तो वापस कर दी, लेकिन हम तो फंस गए। हमने तो मजदूर लगा लिए, इंजीनियर लगा लिए, नहर पूरी तैयार कर दी, किसानों की वो जमीन तो बर्बाद जाएगी। वो खाली सूखी तो पड़ी है, एक उसमें पानी चलता, तो हम तो दोनों तरफ से फंस गए ना। अन्य प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं पढ़ लेते हैं। नांगल उत्थान सिंचाई योजना, अभी बताया था, हरियाणा की पहली उत्थान वाली, अंबाला के लिए। जवाहर किसका दोस्त था? महेंद्र का, तो महेंद्रगढ़। मेवात तो मेवात के लिए होगी। दादूपुर नलवी अभी पढ़ रहे थे, शाहबाद किस किस की करती है? ये कुरुक्षेत्र की, यमुनानगर की और अंबाला की सिंचाई। नरवाना सिंचाई परियोजना, नरवाना जींद में पड़ता है। हथनी कुंड बैराज आप अच्छी तरह जानते हैं, यमुनानगर में पड़ता है, ठीक है। अब आ गया लास्ट कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो इंपॉर्टेंट है। घग्गर जो आपकी पश्चिमी हरियाणा की और सबसे ऊंचाई से आने वाली नदी है, 292 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये आपके 5 जिलों को टच करके, हरियाणा को टच करते हुए निकलती है। कभी ये ऊपर पंजाब में, कभी हरियाणा, फिर ऊपर, फिर हरियाणा, ठीक है। इसमें ही आपकी सारी उत्तरी और जो पूर्वी नदियां हैं, पूर्व की तरफ से आने वाली, लेकिन पूर्वी नहीं, पूर्वी मेन तो यमुना है, ये सारी इसी में गिरती हैं। चाहे टांगरी हो, मरकंडा हो आपकी, या आपकी सरस्वती हो, सब इसी में गिरती हैं, ठीक है। तो घग्गर कहाँ कहाँ बहती है? पंचकुला से एंट्री होती है सबसे उत्तर से, फिर अंबाला, फिर कैथल, फतेहाबाद, सिरसा। 2 इसमें छोड़ दिए, कुरुक्षेत्र और एक जींद, क्योंकि उस टाइम वो पंजाब में थे। तो 5 जिलों से बहती है आपकी घग्गर। आपकी सबसे बरसाती बड़ी नदी है, बरसाती है, बड़ी नदी है, ठीक है। फिर राजस्थान चली जाएगी, इसी पे ओट्टू बैराज है, इसी पे वीए राज बांध है। मार्कंडा जो एक ऋषि थे मार्कंडे, उनके नाम पर 16 साल में उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन शिवजी ने उनके प्राण वापस मांगे थे। कहानी मैंने आपको सुनाई थी पर्यटन में। अंबाला, कुरुक्षेत्र में मार्कंडा। मार्कंडा की एंट्री ही अंबाला से है, तो पूछेंगे कौन सी नदी आपकी अंबाला से एंटर करती है? तो मार्कंडा। नाहन जिला पड़ता है, वहां से ये आती है, नाहन जिला से, और धरतीधर पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। नाहन धरतीधर किससे जुड़ी हुई है? मार्कंडा, ऋषि के नाम पर। साहिबी दक्षिणी हरियाणा की सबसे लंबी नदी है, और आपके ये RGJ 3 में बहती है ना। रेवाड़ी से एंटर करती है, कोट कासिम जो आपका राजस्थान का है, उससे एंटर होती है रेवाड़ी के झाबुआ में। झाबुआ जहाँ मयूर और चिंकारा का प्रजनन केंद्र भी है, वहां रेवाड़ी से एंटर करके ये फिर ये आगे बढ़ती है, और फिर ये गुड़गांव में, और फिर झज्जर, और फाइनली गिर जाती है नजफगढ़ नाले में, जो कि मैदानी झील है, ठीक है। साहिबी, रेवाड़ी, गुड़गांव, कुटानी, कुटानी द्वार भी इंपॉर्टेंट है, झज्जर। तो RGJ ये 3 है। इंदौरी जो इंदौरी गांव से निकलती है, इंदौरी की पहाड़ियां भी हैं, और यहाँ फोर्ट भी था इसी नाम पर। तो मेवात में है मेन, मेवात और गुड़गांव, ठीक है, दोनों में। कृष्णावती जिसको कसौती रिवर भी कहते हैं, ये महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और झज्जर। जैसे महेंद्रगढ़ तुम देखोगे ना, महेंद्रगढ़ से मेन निकलती है, रेवाड़ी का बिल्कुल छोटा सा हिस्सा, फिर झज्जर। तो ऐसे लंबी सी दिखेगी, महेंद्रगढ़ से मेन, रेवाड़ी को टच करके झज्जर में। कौन सी? रेवाड़ी से आई थी फिर झज्जर तक गई थी, तो रेवाड़ी, गुड़गांव, झज्जर। थोड़ा थोड़ा अंतर है, समझना पड़ेगा। कल ना एचटेट वाले एग्जाम में नदियों पे क्वेश्चंस थे, इसलिए पढ़ के जाना। अगर वो कहें रेवाड़ी से एंटर हुई और फिर गुड़गांव और झज्जर,
तो किसकी बात कर रहे हैं, वो साहिबी की। लेकिन यहाँ देखना जरा, रेवाड़ी गुड़गांव नहीं है, यहाँ है महेंद्रगढ़ की मेन, फिर रेवाड़ी का हिस्सा, फिर झज्जर का। तो इसमें बच्चा अगर समझेगा नहीं ना, वो फंस जाएगा। साहिबी और इसमें देखो ज्यादा अंतर नहीं है, रेवाड़ी रेवाड़ी, झज्जर झज्जर, लेकिन देखो गुड़गांव और महेंद्रगढ़, इन दो जिलों से आंसर अलग है। साहिबी नदी सबसे इंपॉर्टेंट है, RGJ, इसके 3 हैं, 3 ही आपकी कृष्णावती के भी हैं, लेकिन कृष्णावती का RGJ में से महेंद्रगढ़ नहीं था, इसका है महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और झज्जर। इसकी एंट्री महेंद्रगढ़ में थी, महेंद्रगढ़ से थी, उसकी एंट्री रेवाड़ी से थी, इसलिए अलग है। ठीक है। दोहान जो आपकी ऐतिहासिक नदी भी है, और कहते हैं कि भृगु ऋषि की पत्नी दिव्या पौलिमी के आंखों से वो निकली थी, ऐसी मान्यता है। छोटी सी नदी है, कोई बहुत बड़ी रिवर नहीं है, महेंद्रगढ़ में मेन है। तो देखो महेंद्रगढ़ महेंद्रगढ़, ध्यान रखनी है चीजें, रेवाड़ी झज्जर, रेवाड़ी झज्जर, ये रहा। ठीक है। गुड़गांव गुड़गांव मेवात, मेवात में इंदौरी याद रखना, मेवात की इंदौरी, मेवात का इलाका ही तो है, इंदौरी पहाड़ियां। साहिबी के RGJ याद रहेगा, इंदौरी का मेवात याद रखना, और गुड़गांव। कृष्णावती का सेम ऐसा थोड़ा सा बदलेगा, झज्जर है, रेवाड़ी है, गुड़गांव की जगह महेंद्रगढ़ आ गया। और दोहान क्या है, ऐतिहासिक नदी है, महेंद्रगढ़ में। महेंद्र किसका दोस्त था, जवाहर का, तो जवाहरलाल नेहरू कहाँ थी, महेंद्रगढ़ में। ठीक है, महेंद्र, तो ये ध्यान रखना। दोहान ऐतिहासिक भी। टांगरी नदी आप जानते ही हो, आपकी पर्सनल, आपके हरियाणा से स्टार्ट होने वाली नदी है। अंबाला और पेहोवा, पेहोवा कुरुक्षेत्र में मारकंडा में मिल जाती है। तो टांगरी आपकी मोरनी हिल्स से निकलती है, हरियाणा की ही नदी है ये। ठीक है, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद क्वेश्चन आंसर से इनको कर लेना। ठीक है, तो अब ये टॉपिक हमने पढ़ लिया पूरा, जिसमें कि हमने हरियाणा में नदी, नहरें, झीलें सब डिटेल से मैंने आपको पढ़ा दी। अब आपकी अपनी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि ये टॉपिक आप कर पाएंगे कि नहीं। अब किताब उठाना, जो भी किताब तुम्हारे पास है, ऐसा जरूरी नहीं कि आप एक किताब पढ़ो, जो आपके पास अवेलेबल है। अगर मेरे वाली है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सब चीजें उसी में से उठाई है मैंने, जो PDF बनवाई है। बाकी कोई भी किताब है, कोई दिक्कत नहीं है, सब किताबें एक जैसी ही है भाई। नदी जितनी है उतनी हर किसी ने लिखी होंगी ना, ऐसा तो नहीं कि 10 नदी अपने मन से बना दी। यही सेम नदियां किसी भी राइटर ने लिखी होंगी तो सेम ही लिखी होंगी। जो आपके पास है बहुत अच्छी किताब है, उसी से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बस पढ़ लेना, इस टॉपिक को आज कंफर्म तैयार कर लेना, हरियाणा में जल संसाधन। ठीक है, नदी, नहर, झील, इनके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे, जो मैंने आपको डिटेल से करा दिए। अब इसके बाद, हाँ नहीं अभी जरूरत नहीं है उसकी, पहले ये वाला रहता है, वो शाम में कराऊंगी, या शाम को भी क्लास होगी आज। हाँ ठीक है। हरियाणा का भूगोल है, ये टॉपिक भी मैंने आपको पढ़ा दिया था, आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। इसमें हमने देखा था वन्य जीव अभ्यारण्य 8 थे, 8 पढ़ा दिए थे। नेशनल पार्क थे तो दोनों पढ़ा दिए थे। हमने देखा था कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क तो 2 ही हैं आपके, सुल्तानपुर और कलेसर। तो बड़ा कौन सा है, कलेसर, क्योंकि वो एरिया भी बहुत बड़ा है ना यमुनानगर का। वो किसके लिए फेमस है कलेसर, लाल जंगली मुर्गे के लिए। आपका साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है आपका गुड़गांव का सुल्तानपुर नेशनल पार्क। 2 ही नेशनल पार्क हैं। 8 आपके वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी। उन 8 में आपने देखा था कि एक था नाहर, रेवाड़ी वाला, जो काले हिरण के लिए फेमस था। एक आपने देखा था सुंदर पक्षियों के लिए फेमस था, सुंदर झील के लिए, पक्षी थे वहां, कौन सा था, भिंडावास। भिंडावास आर्द्र भूमि भी सबसे बड़ी है। जो आपका नेशनल पार्क है ना सुल्तानपुर वाला, ये सबसे बड़ा इको पार्क है, सबसे प्रमुख इको पार्क। तो ये सब चीजें मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं। अब आप पढ़ते होंगे तो आपको याद होगा, नहीं पढ़ते होंगे तो भाई देखो, कोई किसी की लाइफ को बदल नहीं सकता। आदमी जो है ना, सबसे ज्यादा खुद जिम्मेदार होता है अपने जीवन के लिए, कि वो चीजों को कितना सीखता चल रहा है। ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया। आप लास्ट क्लास खोल के देखोगे ना, ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। 1 वाला टॉपिक ये कंप्लीट है, संरक्षित आरक्षित सब पढ़ाया था। ये मैं आज देख के आई थी कि मैंने लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था, ताकि उससे आगे मैं आपको इजीली पढ़ा सकूं। ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया था। ये जंगल वंगल सब करा दिए थे। पर्यावरण न्यायालय, वन्य जीव, हाँ ये भी हो गए थे। ये इन C2 XC2 सब पढ़ा दिया। भिन्न ये पूरा हो गया था। 8 थे ना, ये 8 मैंने पढ़ा दिए। कापड़वास, और ये देखो 8वां ये रहा, अबूब शहर बताया था सबसे बड़ा है, अबूब शहर। ये राष्ट्रीय नेशनल पार्क, लास्ट क्लास में लास्ट टॉपिक यही था नेशनल पार्क्स का। इसके बाद वाला टॉपिक मैंने छुड़वाया था। आप आज जब देखोगे ना इस क्लास को, तो इससे पिछले वाली भी शाम को देख लेना। यहाँ आके मैं रुक गई थी, फिर मैंने कहा था संरक्षण रिजर्व में बाद में करा दूंगी। अब बहुत छोटा टॉपिक रह गया है, लगभग पूरा हो गया था। एक बेस बहुत स्ट्रांग आपका बन गया होगा, अगर आपने उस क्लास के बाद पढ़ाई भी की होगी। सिर्फ मेरे क्लास लेने से बात नहीं बनेगी, जो टॉपिक मैं कराऊं उसको अपने आप भी सेल्फ से तैयार करो। अपने पढ़े बिना, कहते हैं ना, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। तो ये तो भैया मेहनत करनी
पड़ेगी। इसका बचा हुआ हिस्सा जो रह गया था संरक्षण रिजर्व का, मैंने समझा आपको सारा दिया था, सिर्फ ये था कि कुछ टॉपिक पढ़ना रह गया था। पढ़ने से क्या होता है, एक चीज ना कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा बन जाता है। अब जैसे मैंने पढ़ा दिया भाई हिरण का यहाँ है, पर्यावरण न्यायालय, लेकिन अगर पढ़ेंगे नहीं ना किताब से तो बात नहीं बनेगी, इसलिए किताब पढ़ाई जाती है। इसलिए मैं क्लास में हमेशा किताब से पढ़ाती हूँ, पहले समझा के फिर किताब। हरियाणा के संरक्षण रिजर्व सरस दो हैं आपके, एक कैथल वाला और एक जींद वाला। सरस्वती वाला जिसका नाम सोनसर जंगल भी है, और एक आपका जींद वाला जिसका नाम क्या था, बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य। देखो सरस्वती नेशनल पार्क भी दो हैं, संरक्षण रिजर्व भी दो हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 8 है, ये याद रखने हैं सबको। दो नेशनल पार्क्स कहाँ कहाँ हैं, एक कलेसर यमुनानगर में, एक सुल्तानपुर गुड़गांव में। और फिर आपके अलग अलग नामों से दिए हुए हैं, जैसे छिलछिला पूछेंगे वन्य जीव तो आप कह दोगे जी कुरुक्षेत्र में है, भिंडावास खापरवास पूछेंगे तो आपके झज्जर में है, वो पूछ लेंगे कलेसर तो आपको कहोगे यमुनानगर में, अबूब शहर कहेंगे तो आपके सिरसा में, खोलही रैतान कहेंगे तो पंचकुला में। तो ऐसे कर करके सारे, नाहर पूछे तो रेवाड़ी में, मेरे ख्याल हो ही गए 7-8, तो 8 हैं आपके ये, ठीक है। हरियाणा के संरक्षण रिजर्व में पहला सरस्वती है। 1988 को सरस्वती बागान था, इसको अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया, लेकिन इस पे फिर काम लेटर स्टेज में हुआ था। जो प्रॉपर तरीके से सरकार ने काम किया वो बाद में किया। वैसे 88 में कह दिया था कि जो बागान थे कि इनको आप लोग जो है रिजर्व एरिया में सरस्वती रिजर्व बना दो, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से अधिसूचित कर दिया। ये हरियाणा के कैथल में है, तो सरस्वती कहाँ है, कैथल में। कैथल आप अच्छी तरह जानते हैं हनुमान जी की जन्मस्थली है, कपी स्थल कहलाता है, और ऐसी मान्यता है कि युधिष्ठिर पांचों पांडवों में जो सबसे बड़े भाई थे उन्होंने बसाया था कैथल, और हनुमान जी का जन्म यहीं हुआ था। ऐसे बहुत सारी जगह इसका पुराणों में और इनमें जिक्र आया है। तो कैथल जिले में स्थित है। इसको सोनसर जंगल, वेरी इंपॉर्टेंट, हरियाणा में 3 बड़े जंगल हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है क से कलेसर, फिर है म से मोरनी हिल्स वाला जंगल, और तीसरा है सोनसर। हरियाणा के 3 बड़े जंगल, कलेसर, मोरनी हिल्स वाले इलाके में जंगल, और तीसरा सोनसर। सोनसर ही सरस्वती, अगर भूलो तो इसका तरीका है सर और सरस्वती। माँ सरस्वती जो है वो तो विद्या की देवी हैं ही, और सोनसर, सर से SIR वाला सर, टीचर, तो सोनसर सरस्वती, सरस्वती का ही नाम क्या है, सोनसर जंगल, ठीक है, तीसरा बड़ा जंगल। ये लगभग 4453 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। तो तीसरा बड़ा जंगल, पहला जंगल क से कलेसर, क म स 3 जंगल है, क सबसे पहले क ख ग में क ही आता है ना, कलेसर, फिर मोरनी, फिर सोनसर। अगला है बीरबारा, जींद में है ये, और बीरबारा जो है ये कोई बहुत बड़ा नहीं है, उसके मुकाबले छोटा है। वन्य जीव अभ्यारण्य जींद जिले में है, 419 हेक्टेयर। देखो ये 419, ये 4453, यानी इसके पीछे के डिजिट से भी छोटा है ये। तो पूछे संरक्षण रिजर्व कौन सा बड़ा है, तो आप कहोगे जी कैथल वाला। कैथल वाले का नाम बता दो, सरस्वती का। एक और नाम सोनसर जंगल, पहले सरस्वती बागान थे, बाद में सोनसर जंगल या सरस्वती अभ्यारण्य बना। ये 2 अभ्यारण्य जो है ना, देखो ये भी अभ्यारण्य लिखा है और ये भी अभ्यारण्य, लेकिन इससे पहले जो अभ्यारण्य थे वो संरक्षित नहीं थे, ये 2 संरक्षित हैं। वो वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, ये कंजर्वेशन के लिए पार्क हैं। 2 अलग चीज हैं ये, दोबारा सुन लो। 2 नेशनल पार्क थे आपके, एक यमुनानगर का कलेसर, एक सुल्तानपुर वाला, ठीक है। 8 आपके थे वन्य जीव अभ्यारण्य, कोई पक्षियों के लिए, कोई भौंकने वाले हिरण के लिए, कोई नीलगाय के लिए, कोई काला इसके लिए क्या नाम है इसका, काला हिरण के लिए। अब आप पढ़ रहे हैं जिनके ऊपर संरक्षण का काम किया गया, तो 2 हैं आपके, कैथल वाला और एक जींद वाला। जींद वाला का नाम है बीरबारा और कैथल वाले का नाम है सोनसर जंगल, उसी का नाम क्या है, सरस्वती अभ्यारण्य, ठीक है। तो ये 2 आएंगे संरक्षित में, कहीं इन सबकी खिचड़ी बना लो दिमाग में, पता ही ना चले। संरक्षित में सिर्फ 2 आएंगे, कैथल वाला और जींद वाला। चलिए, हाथी अनुसंधान केंद्र, हमारे हरियाणा में यमुनानगर में गन्ना सबसे ज्यादा होता है, आप ये जानते होंगे। आपके टोटल का 27% अकेला यमुनानगर गन्ने का उत्पादन करता है। और आपके यमुनानगर का जो कलेसर का एरिया है ना, ये 2 स्टेट्स के नेशनल पार्क से एडजेसेंट है, जुड़ा हुआ है। एक तो आपका उत्तराखंड का राजाजी नेशनल पार्क है, और एक आपका हिमाचल प्रदेश का संभलवाड़ा या सिंबलवाड़ा भी उसी को लिखते हैं नेशनल पार्क। ये 2 राज्यों के, एक उत्तराखंड का, एक आपका हिमाचल का। उत्तराखंड का राजाजी नेशनल पार्क और हिमाचल का संभलवाड़ा, टाइगर रहते हैं वहां, वो इलाका आपके कलेसर के साथ अटैच्ड है। तो वहां से कभी कभी इक्की दुक्की बार हाथी भी कहते हैं घूमते घूमते हरियाणा के यमुनानगर के आसपास देखे गए हैं। तो इसलिए हमने वहीं पे उसी एरिया में डेवलप कर दिया हाथी पुनर्स्थापना केंद्र। बन संतौर नाम की जगह पड़ती है, ज्यादा बड़ा नहीं, 5 एकड़ में, हार्डली 4 पॉइंट कुछ एकड़ में फैला हुआ, मतलब 1 किला मतलब 1 एकड़, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका। यमुनानगर जिले के बन संतौर जंगल में हाथी पुनर्स्थापना और अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। क्षेत्रफल लगभग 5 एकड़, याद कर लो, 4.8 की कोई जरूरत नहीं है। तो कहाँ है ये बन संतौर,
और यमुनानगर। हिरण उद्यान, हिरण मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था, बहुत आसान है याद करना। हिरण को याद करने का तरीका था HIRAN, ये पहले बता रखा है मैंने आपको। इसमें यहाँ और यहाँ, यानी हिसार और रोहतक में हिरण उद्यान है, और इसको डियर पार्क बोल देते हैं इंग्लिश में, डियर पार्क। तो हरियाणा में डियर पार्क्स 2 हैं, लेकिन बड़ा पार्क है हिसार में, ये तो फॉर्मेलिटी वाला है। और ये HSSC क्योंकि पूछ चुकी है इसलिए बता रही हूँ। ये रोहतक में ना महम में पड़ता है, महम जो 24 चबूतरा के लिए फेमस है वहां पर, तो छोटा है। मेन डियर पार्क आपके हिसार में है, ठीक है। हिसार में 1970 में, तो हरियाणा बनने के तुरंत बाद, इसका क्षेत्रफल 42 एकड़ है। महम जो रोहतक में है, हिरण उद्यान रोहतक में है। तिलियार झील हमने पढ़ा था, रोहतक का चिड़ियाघर बहुत बड़ा है। हिरण उद्यान छोटा है पर चिड़ियाघर सबसे बड़ा है, चिड़ियाघर इसका काफी बड़ा है, हिरण उद्यान इसका बिल्कुल छोटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य, जो मैंने आपको सारे पढ़ा दिया 8 के 8, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि जितना रिवाइज होगा ना उतना बेहतर। जैसे ये अगर देखें तो ये 2 पेजों का काम था बस, लेकिन इसको मैंने 8-10 पेजेस में लिखवाया, ताकि बार बार दिमाग में से गुजरता रहे, सामने आए, पढ़ा जाए। जितनी बार पढ़ा जाएगा उतने लंबे टाइम तक याद रहेगा। तो ये आपने बहुत बार पढ़ लिया, सिर्फ रिविजन के लिए लिखवाया था। कलेसर यमुनानगर में, वीर शिकारगढ़ पंचकुला में, छिलछिला जो सबसे छोटा है 71 एकड़ में कुरुक्षेत्र में, अबूब शहर, अबू शहर ही अबूब शहर है जो सबसे बड़ा है, सिरसा में और 29,000 एकड़ में, नाहर जो रेवाड़ी में है, काले हिरण के लिए जाना जाता है, भिंडावास जो अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है, साहिबी नदी यहीं पर बहती है, वैसे तो बरसाती है दिखती नहीं है पर फिर भी भिंडावास में सुंदर झील है, और पक्षी हैं यहाँ 250 प्रजाति के, तो झज्जर में है। इसके बिल्कुल साथ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर खापड़वास या कापड़वास या खप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य है, सेम झज्जर में। खोल ही रैतान पंचकुला, तो देखो 2 झज्जर के हो गए, 2 पंचकुला के, खोल ही रैतान भी पंचकुला में, और एक ये था वीर शिकारगढ़, 2 पंचकुला के, 2 झज्जर के। यमुनानगर का आपको फेमस पता ही है, एक कुरुक्षेत्र का, एक सिरसा का, एक रेवाड़ी का, तो हो गए 8 के 8। 2 पंचकुला के, 2 झज्जर के, एक रेवाड़ी का, एक आपका यमुनानगर का, और कौन सा रह गया, सिरसा का। तो झज्जर, पंचकुला, रेवाड़ी, सिरसा, कुरुक्षेत्र का सबसे छोटे वाला, हो गए 8, ठीक है। यमुनानगर वाले का नाम क्या है, कलेसर। तुम्हें हर चीज दिमाग में बैठानी है। यमुनानगर वाले का नाम कलेसर, किस चीज के लिए फेमस है, वो नेशनल पार्क इनका, वन्य जीव नहीं, लाल जंगली मुर्गे के लिए। पंचकुला में आपका खोल ही रैतान भी और वीर शिकारगढ़ भी, शिकार और रैतान दोनों। और कुरुक्षेत्र में आपका छिलछिला सबसे छोटा 71 किलोमीटर एकड़ वाला, सिरसा में सबसे बड़ा अबूब शहर, रेवाड़ी में नाहर, झज्जर के 2 खप्परवास भिंडावास, और पंचकुला का खोल ही रैतान। तो ऊपर वाला भी और ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, राज्य में जंतुओं के प्रजनन केंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार आते हैं। कौन से जंतु का कहाँ प्रजनन, ब्रीडिंग सेंटर बोलते हैं इनको। इनकी संख्या बढ़ाने के लिए हम लोगों ने ब्रीडिंग सेंटर्स बना रखे हैं। तो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, मगरमच्छ का कहाँ है, कुरुक्षेत्र में है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र आपके कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। और चिंकारा प्रजनन केंद्र भिवानी में है, ये छोटी जगह भी याद करके जाना। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भौर सैदान में है, चिंकारा प्रजनन केंद्र कैरू में। ये इनके सन भी थोड़े देख लेने चाहिए, 81, 82, 85, ताकि एक आइडिया रहे, ठीक है। भैंस प्रजनन तो आप जानते ही हो, हिसार में अश्व भी, भैंस भी, सुअर भी, सबका प्रजनन है। ब्लैक बक, इसको बोलते हैं काला हिरण, ब्लैक बक ही काला हिरण है। और काले हिरण के लिए आपका नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य बहुत फेमस है, लेकिन उसकी ब्रीडिंग सेंटर नहीं है नाहर में, वहां नंबर ऑफ ब्लैक बक ज्यादा है, लेकिन ब्रीडिंग सेंटर है आपके पीपली के जू को याद कर लो, पीपली। तो पीपली कहाँ पड़ेगा, कुरुक्षेत्र में। काले हिरण का इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये आपका स्टेट एनिमल है, आपका स्टेट मैमल है ये, यानी आपका राजकीय पशु है ये काला हिरण, जिसकी संख्या ज्यादा तो नाहर में है, रेवाड़ी के वन्यजीव अभ्यारण्य में, लेकिन जिसकी ब्रीडिंग कराई जाती है अपने पीपली के जू के पास के एरिया में। तो पीपली में जू था ना, 2 छोटे जू बताए थे मैंने, मिनी जू, कहाँ कहाँ, BRP भिवानी, पीपली और रोहतक। रोहतक का जू बड़ा था, पर रोहतक का डियर पार्क छोटा था। डियर पार्क किसका बड़ा था, हिसार का। ये सब चीजें बार बार सुनते हैं, पढ़ते हैं, तब याद होती हैं। तो काले हिरण का प्रजनन केंद्र पीपली कुरुक्षेत्र में, अश्व का हिसार, भैंस का हिसार, सुअर का हिसार। गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र, वल्चर बोलते हैं गिद्ध को, जो मरे हुए जानवरों को खाता है, गंदगी को साफ करता है, ये पिंजौर पंचकुला में है। फीजेंट प्रजनन केंद्र काला तीतर वाली, ये मोरनी में है, ठीक है। ये मैंने आपको बहुत डिटेल से पढ़ा रखे हैं। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र पिंजौर में है, लाल मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। और आपके लाल मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है एक नेशनल पार्क, जो आपका कलेसर नेशनल पार्क है। तो ही तो है, सुल्तानपुर वाला प्रवासी पक्षियों के लिए साइबेरियन सारस, और आपका कलेसर नेशनल पार्क किस चीज के लिए है, लाल जंगली मुर्गा। लेकिन उसका प्रजनन नहीं करते वहां, उसकी संख्या ज्यादा वहां है, लेकिन प्रजनन कहाँ करते हैं इसका, पंचकुला के पिंजौर
पिंजौर में, तो लाल जंगली मुर्गा ही रेड जंगल फाउल है। पिंजौर, पंचकुला ब्रीडिंग सेंटर पिंजौर में है, लेकिन संख्या ज्यादा है यमुनानगर में। वैसे ही जैसे नाहर रेवाड़ी में संख्या ज्यादा है काले हिरण की, लेकिन ब्रीडिंग सेंटर है पीपली में। तो संख्या कहीं ज्यादा है और ब्रीडिंग सेंटर कहीं है, ये याद रखने हैं आपको, ठीक है। मोर और चिंकारा दोनों का प्रजनन पूछा तो झाबुआ, जहां से कौन सी नदी आई थी आपकी कोट कासिम को क्रॉस करते हुए, आपकी साहिबी नदी, साहिबी पढ़ी थी ना हमने, वही नदी, ठीक है। तो ये 9 इंपॉर्टेंट हैं, इनको भूलना नहीं है। कई लोग तो बस पढ़ा सुन लिया, बस फॉर्मेलिटी कर दी। ये आए हैं पेपरों में बहुत बार, मिलान करो में 1 नंबर का क्वेश्चन 4 पूछ लेंगे। मगरमच्छ को याद करना, मगरमच्छ के आंसू निकले थे कुरुक्षेत्र के युद्ध में बहुत लोगों के। भोर, भोर होते ना सुबह, एक मात्रा वाला भोर, भोर होते ही लोग लड़ने लगते थे, तो मगरमच्छ के आंसू कुरुक्षेत्र में बहाए, भोर होते ही लड़ने लगते, सुबह सुबह लड़ते थे। चिंकारा प्रजनन, चिंकारा के पीछे रा है, रू आएगा, कैरू। अकेला चिंकारा हो तो कैरू, लेकिन मोर और चिंकारा हो तो ये रहा मोर और चिंकारा, तो झाबुआ, वो नदी वाला झाबुआ, ठीक है। दोबारा देखो, मगरमच्छ के आंसू सुबह निकले थे भोर कुरुक्षेत्र के युद्ध में, चिंकारा रू कैरू भिवानी में। भैंस हिसार सोचने की जरूरत नहीं है, ब्लैक बक काला हिरण, काले हिरण की ब्रीडिंग जू से याद कर लो, पीपली वाले में, ठीक है, मिनी जू। और अश्व तो हिसार है ही। गिद्ध संरक्षण, गिद्ध पिंजौर, गिद्ध पिंजौर, ये इंपॉर्टेंट है गिद्ध का, वल्चर का, क्योंकि दुनिया में पहला आप ही ने बनाया। फीजेंट मतलब होता है काला तीतर, जो कि आपका राजकीय पक्षी है। काला तीतर मोरनी हिल्स में। पिंजौर का गिद्ध और लाल जंगली मुर्गा 2 हैं पिंजौर में, पंचकुला के दोनों इंपॉर्टेंट हैं। पिंजौर मोरनी वहां तुम भूल जाओगे। गिद्ध और लाल जंगली मुर्गा दोनों नाम से मेल दिख रहे हैं, गिद्ध और लाल जंगली मुर्गा दोनों कहाँ जाएंगे, पिंजौर में। और जो फीमेल काला तीतर, भाई जैसे थोड़ा सॉफ्ट स्पोकन टाइप लग रहा है ना कि भाई बोलने में भी, ये और एक आपका ये मोरनी, मोरनी को इकट्ठा कर दो तो मोरनी में कौन सा है, काला तीतर। देखो काला तीतर मोरनी, तीतर मोरनी, और ये गिद्ध भारी भरकम सा शब्द, और लाल जंगली मुर्गा पिंजौर में, ठीक है। ये रहा लाल जंगली मुर्गा। मोर और चिंकारा झाबुआ रेवाड़ी। सिर्फ अगर चिंकारा आया रा तो कैरू, कहाँ आएगा, भिवानी में। अगर आया मोर और चिंकारा तो झाबुआ, कहाँ, रेवाड़ी। नाहर रेवाड़ी में पड़ता है, वन्य जीव अभयारण्य काले हिरण के लिए फेमस है, लेकिन काले हिरण की ब्रीडिंग सेंटर है आपका पीपली में, ठीक है। काला तीतर, तीतर और लाल जंगली मुर्गा और गिद्ध, ये 3 में कंफ्यूजन रहेगा हमेशा अगर नहीं सुनोगे। काला तीतर मोरनी, तीतर मोरनी, ठीक है। और गिद्ध और लाल जंगली मुर्गा ये कहाँ है, ये पिंजौर पंचकुला में, ठीक है। झाबुआ में मोर और चिंकारा। भैंस पूछे, अश्व पूछे, सुअर पूछे तो हिसार में। ये बिना सोचे समझे हिसार टिक कर देना, ठीक है। चलिए चिड़ियाघर 3 बताया मैंने, बीआरपी, बीआरपी है पीपली भिवानी रोहतक, रोहतक बीआरपी, तो आर मतलब रोहतक, बी मतलब भिवानी, और पी मतलब पीपली, पीपली कुरुक्षेत्र में, भिवानी भिवानी में, रोहतक रोहतक में, सोचने की जरूरत ही नहीं। बीआरपी में से बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है, रोहतक वाला, देखो 44 एकड़, ये कितना 27 एकड़, भिवानी वाला 7 एकड़। ये दोनों 82 में पहले बने, पहले मिनी जू बनाए फिर बड़ा जू बनाया। हिरण उद्यान अगर पूछेंगे तो रोहतक का छोटा है महम का, लेकिन अगर कहें जू सबसे बड़ा तो आप कहोगे जी रोहतक का जू सबसे बड़ा है। बाकी दोनों पीपली वाला और भिवानी वाला छोटे जू हैं अपने, ठीक है। 82 और 86 में, ये 44 एकड़ का, लेकिन इसका क्या छोटा है, हिरण उद्यान। महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं अब, ये सब कुछ आपको आ गया, सिर्फ ये रिवीजन के लिए लिखवाया था। सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य अबूब शहर है, 29,000 एकड़ में, 28,912 नहीं याद करना, 29,000 एकड़ याद कर लो। सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य छिलछिला है, जबकि कुरुक्षेत्र में 71 एकड़ में। सबसे पहले सुल्तानपुर वन्य जीव अभयारण्य 71 में बनाया गया, पर जो अब राष्ट्रीय पार्क है, अब क्या नाम है इसका, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ये जलीय जीव के लिए बनाया गया था 1972 में, और यहाँ पे सुल्तानपुर झील यही तो है, इस पार्क के बीच में तो सुल्तानपुर झील है, एंट्री पर ही तुरंत। बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य 75 में बना, ये आपके पंचकुला में है। सबसे बाद में बने वन्य जीव अभयारण्य 2009 में आपके यहाँ 2 हैं। नाहर जो काले हिरण के लिए फेमस है, लेकिन ब्रीडिंग सेंटर पीपली में है। भिंडावास जो सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है, और जहाँ 250 प्रजातियां हैं पक्षियों की, साहिबी नदी वाला, ठीक है। कलेसर वन्य जीव अभयारण्य में सांभर मिलता है, नीलगाय मिलती है, चीतल हिरण की प्रजाति है, सांभर भी और चीतल भी। भौंकने वाले हिरण यानी हिरण की कई प्रजाति हैं आपके कलेसर के जंगल में। नेशनल पार्क में तो है वन्य जीव ये अपना
लाल जंगली मुर्गा, और भी हैं लेकिन वो मेन है। और यहाँ है हिरण की कई प्रजातियां, ठीक है। लेकिन हिरण पार्क कहाँ है आपका? अगर पूछे डियर पार्क तो आप कहोगे हिसार और रोहतक में। कहेंगे बड़ा कौन सा है तो आप कहोगे हिसार का। लेकिन चिड़ियाघर बड़ा किसका है? रोहतक का। थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है, बस ये समझ का फर्क होता है। जो मेहनत कर गया वो इस अंतर को समझ गया, वरना बाकियों को दिमाग में लगेगा यार पता नहीं क्या बताया था, समझ नहीं आया। पढ़ना पड़ेगा तब समझ में आएगा। नेक्स्ट है सोनीपत और पानीपत में राष्ट्रीय नदी संरक्षण के तहत जल शुद्धिकरण यंत्र लगाए गए। तो सोनीपत पानीपत कौन सी नदी बहती है यहाँ? मेन यमुना, तो उसके जल शुद्धिकरण के संयंत्र। मानेसर गुड़गांव में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया। पर्यावरण न्यायालय 2 हैं, प्रशिक्षण संस्थान 1 है। पर्यावरण न्यायालय आपको याद है, ये कई बार पूछ चुके हैं, एक फरीदाबाद में एक कुरुक्षेत्र। लेकिन कोर्ट वैसे बनाना पड़े तो करनाल में। फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में पर्यावरण न्यायालय है, और कैंप कोर्ट लग जाता है कई बार तो करनाल में लग जाता है। और आपके यहाँ प्रशिक्षण देना है पर्यावरण का तो उसके लिए मानेसर गुड़गांव में है। ये देखो ये रहा, मानेसर गुड़गांव में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया, ठीक है। हरियाणा वन विभाग ने 2017 में 5 लाख पौधे लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। ये आपका मैप है, इसमें वही सब कुछ छोटा लिखा हुआ है। जैसे इसमें क्या लिखा है बता दूं, मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र तो झाबुआ में है। इसमें लिखा है हिरण उद्यान तो 2 हैं, एक रोहतक में एक हिसार में। हिसार का बड़ा है डियर पार्क, रोहतक का छोटा सा है महम का। चिंकारा प्रजनन केंद्र सिर्फ चिंकारा है तो कैरू भिवानी, फिर चिड़ियाघर दे रखा है, हिरण पार्क, वही जो मैंने पढ़ा दिया ना वही सब है। मैप्स में वही सब होता है जो मैं पढ़ा चुकी होती हूँ। बस प्रश्न उत्तर आ गए। ये प्रश्न तुम कर पाओगे अगर तुमने ये सब सुना है जो मैंने पढ़ाया है, ये और पिछली क्लास वाला, तो ये टॉपिक कंप्लीट। हमने 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरे कर लिए। एक नदियों वाला जिसमें नदी थी, नहरें थी, और पूरा नहरों का जाल कैसे कैसे बिछा है, किस नहर का क्या काम है, कहाँ बहती है, किस जिले की सिंचाई करती है, और झीलें कहाँ कहाँ कौन सी हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट हुआ। फिर हमने पढ़ लिया वन कितने हैं, किस प्रकार के हैं। देखो आरक्षित संरक्षित सब बता रखा है, अवर्गीकृत, उनकी प्रतिशतता, किस किस तरह से जंगल है, किस राज्य में किस जिले में कितनी बढ़ोतरी हुई, कौन नंबर 1, कौन कम में है। पलवल है, पानीपत है 14%, 16%, ये 14 वर्ग किलोमीटर, 16 वर्ग किलोमीटर। फिर फतेहाबाद हमने प्रतिशतता में देखा था, ऐसे हमने पंचकुला एरिया में भी देखा प्रतिशतता। तो सारी चीजें एक बार रिवाइज करनी पड़ेंगी, ठीक है। बार बार पढ़ा करो किताबों से तब बात बनेगी। आज शाम को एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं क्लास लूंगी, हरियाणा की भौगोलिक संरचना। जैसे अब तुम्हें पेड़ पौधे कोई पूछे तो तुम्हें क्वेश्चंस आ जाने चाहिए, कोई वन नदी पूछे, नहरें पूछे तो तुम्हें आना चाहिए, कोई वन्य जीव अभ्यारण्य पूछ ले तुमसे, या संरक्षण या हाथी, मतलब जंगल के बारे में तुम्हें डिटेल में चीजें आ जानी चाहिए। नदियों के बारे में तुम्हें सब कुछ आना चाहिए। पर्यटन केंद्र मैंने तुम्हें डिटेल से पढ़ाए थे बहुत अच्छे तरीके से। मैंने कला का एक पार्ट कराया था, सारा नहीं कराया था, एक पार्ट कराया था। यानी कई सारी चीजें अब तुम्हारी अच्छे लेवल पे होती जा रही हैं। अब सेल्फ स्टडी करते चलना, कहीं पता चला है हरियाणा पुलिस का पेपर आया तो एकदम टाइम टाइम फिस निकले आधे, क्योंकि वो पढ़ेंगे ही नहीं। मार्च तक जो मैं कह रही थी ना उसका यही टारगेट था, ताकि तुम पढ़ाई से बंधे रहो। अब थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि स्पीड में चीजों को कवर कर लें। सारी चीजें पढ़ाऊंगी, जो जो लिखा है हर एक लाइन का मतलब क्लियर करूंगी, हर एक कॉन्सेप्ट को समझाऊंगी। लेकिन फिर भी रिजल्ट तब आएगा जब तुम पढ़ोगे, क्योंकि अपने पढ़े बिना बात नहीं बनेगी। ये मैं अब भी कह रही हूँ, ये लास्ट दिन भी कहूंगी कि खुद पढ़े होगे तो चीजें आएंगी। मैंने तो सिर्फ एक रास्ता दिखाया है, तैयारी आपको करनी है। कैरू, भौर, शैदान ये बार बार पढ़ने पड़ते हैं, ये सिर्फ टीचर के एक बार जबान से बोलने से नहीं आते हैं, ठीक है। चलिए शाम को मिलते हैं, और शाम को मिलेंगे तो हम भौगोलिक संरचना करेंगे। थैंक यू।